हेलो देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरी तरफ से एक वेरी वार्म वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी की नीट की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं हूँ अभिषेक और मैंने नीट 2021 और 22 को क्रैक किया है विद अ वेरी गुड स्कोर ऑफ लाइक 640। और अब मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ नीट बेस्ड एक सीरीज़ जिसमें आपको NCERT के डिटेल लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा दी जाएंगी आपको ढेर सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो आपको हेल्प करेंगी NCERT के डाटा को फॉरएवर याद रखने के लिए। इसके अलावा DPPs, हैंड रिटन नोट्स और हमारे पास क्वेश्चन बैंक के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। तो शुरू करते वीडियो को। और मैंने पिछले लेक्चर में जो इस एक तरीके से टिश्यू के बारे में बताया था वो था हमारे पास मस्कुलर टिश्यू, और आज इस टिश्यू को हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा लास्ट टिश्यू जिसे मैंने बोला था एक तरीके से नर्वस टिश्यू। एक्चुअल में नर्वस टिश्यू को हम पढ़ते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के अंदर, लेकिन इसका थोड़ा मोड़ा पार्ट जो है बेसिकली हम इस चैप्टर में भी पढ़ते हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, है ना। और लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ना जो कि मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे दी कि उन्हें क्या लगता है कि मैं वीडियो के अंदर बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा लगे कि मैं वीडियो के अंदर बहुत तेज़ बोल रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर एक ऑप्शन होता है स्पीड का, है ना, आप वहाँ से जाकर कम कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम जब भी रिवाइज़ करते हैं ना तो एक तरीके से रिवाइज़ करते हैं या फिर जब भी हमें चैप्टर को पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं एक तरीके से बहुत तेज़ पढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम होता है ना। और वह तेज़ पढ़ते पढ़ते हमें आदत पड़ जाती है तेज़ लिखने की भी, है ना, तेज़ लिखने की और बोलने की भी। इस वजह से कई बार क्या होता है कि लेक्चर के बीच में मैं थोड़ा सा तेज़ हो जाता हूँ, है ना। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं जितना हो सकेगा स्लो बोलूँगा, लेकिन आपको अगर ऐसा लगे कि मैं कहीं पर भी एक तरीके से तेज़ बोलने लग रहा हूँ तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जाकर और वहाँ से स्पीड के ऑप्शन पे आप थोड़ी सी स्पीड को हमारे पास कम कर सकते हैं ना। और शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। और चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है ऑफकोर्स नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। और आप सभी को बताइए कि इस नर्वस टिश्यू में हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास जितना भी हमारे पास जो बॉडी का कंट्रोल सिस्टम होता है ना, जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, यानी कि हमारा ब्रेन, CPU से मेरा मतलब है बेसिकली हमारे पास जो ब्रेन है उसको ये फॉर्म करती है ना, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। एक तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ CNS को, है ना, ब्रेन की जगह लिख सकते हो आप CNS को, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। हमारे पास ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, या फिर एक तरीके से इन दोनों को हम मिला के बोल देते हैं CNS, है ना। तो आप CNS भी लिख सकते हो। तो जो हमारा CPU है यानी कि CNS जो है हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास क्या होती है हमारी CNS यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसे फॉर्म करता है हमारे पास हमारा जो नर्वस टिश्यू है ना। तो इसके बारे में कुछ एक तरीके से हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका ऑरिजिन, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो सबसे पहले इसके फीचर्स में हम ऑरिजिन को डिस्कस करते हैं। मैं फीचर्स लिख लेता हूँ एक बार, फीचर्स। और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ऑरिजिन, और मैंने इसका ऑरिजिन पहले ही बता रखा है। इसका ऑरिजिन हमारे पास क्या होता है, एक्टोडर्मल, ठीक है ना, एक्टोडर्मल, ये हमारे पास एक्टोडर्म से हमारे पास फॉर्म होता है, एक्टोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। और इसकी एक एक्सेप्शन भी मैंने आपको बताई थी, एक्सेप्शन, जो कि हमारे पास क्या है, माइक्रोग्लियल सेल्स। ये क्या होते हैं हम पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर के अंदर, है ना। अभी सिर्फ इसका नाम याद रखो, अभी इसी टॉपिक में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि माइक्रोग्लियल सेल्स एक्चुअली में होते क्या है। और इनका ओरिजिन क्या होता है हमारे पास, मेसोडर्मल, ठीक है, क्या होता है हमारे पास, मेसोडर्मल। एक्टोडर्मल किसका ओरिजिन होता है, पूरे हमारे पास नर्वस टिश्यू का, एक्सेप्ट हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल्स जिनका हमारे पास ओरिजिन क्या होता है हमारे पास एक तरीके से मेसोडर्मल होता है ना। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है, M फॉर मेसो और M फॉर माइक्रोग्लियल सेल्स, है ना। जैसे हमने मस्कुलर टिश्यू का याद रखा था M फॉर मस्कुलर टिश्यू, M फॉर मेसोडर्मल, वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा M फॉर माइक्रोग्लियल सेल्स, M फॉर हमारे पास मेसोडर्मल, है ना, मेसोडर्मल ओरिजिन। बहुत सिंपल है इसे याद करना। तो एक और बार मैं ओरिजिन को समझा देता हूँ। ओरिजिन एक्टोडर्मल किसका, पूरे नर्वस टिश्यू का, एक्सेप्ट माइक्रोग्लियल सेल्स जिनका ओरिजिन हमारे पास क्या होता है एक तरीके से हमारे पास मेसोडर्मल होता है ना। ठीक है, इतना समझ आया। इसके बाद हम चलते हैं फंक्शंस के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर एक और फीचर इसका याद रख लो। चलो फंक्शंस ही कर लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज़ याद कर लो इसकी, जैसे हमने वहाँ मस्कुलर टिश्यू में करी थी ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। इसकी एक ही प्रॉपर्टी हम लिखनी है, वो प्रॉपर्टी
ठीक है, प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हो जाएंगी इसकी, एक्साइटेबिलिटी। और जिन्होंने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा होगा उन्हें पता होगा एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जनरेट एक्शन पोटेंशियल है ना। मैं इसे पिछले वीडियो के अंदर समझा चुका हूँ जनरेट एक्शन पोटेंशियल को, फिर भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। जनरेट एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि ये इन्फॉर्मेशन को आगे कैरी कर सकते हैं ना। बाकी टिश्यूज़ में क्या होता है कि जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई है सिर्फ वहीं पर रहती है, आगे प्रोसेस आगे एक तरीके से ट्रैवल नहीं करती। ये एक जगह से इन्फॉर्मेशन को आगे ट्रैवल करवा सकता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके, है ना। ये अपने अंदर क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कह लो कि इम्पल्स क्रिएट कर सकता है ना। इसके अंदर आपने सुना होगा जिन्होंने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या कर सकते हैं अपने अंदर, ये न्यूरॉन्स हो गया, ये अपने अंदर यहाँ से क्या करते हैं हमारे पास इम्पल्स को जनरेट करते हैं और इन्फॉर्मेशन को हमारे पास क्या करते हैं आगे की तरफ ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हमारे पास क्या कराते हैं, ट्रैवल कराते हैं। तो जो इम्पल्स की ट्रैवल होती है ना, जो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी हो रही है, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट होती है ना वो तब जनरेट होती है जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे हमारे पास एक तरीके से न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में। यहाँ सिर्फ इतना समझ लो कि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को हमारे पास क्या करने की, एक तरीके से आगे पहुँचाने की, है ना। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करके इन्फॉर्मेशन को ये क्या कर सकता है हमारे पास एक तरीके से आगे ट्रैवल करा सकते हैं। जबकि बाकी चीज़ों में क्या होता है हमारे पास, जैसे कोई भी मैं टिश्यू ले लूँ, इन्फॉर्मेशन आएगी तो जैसे इस सेल के पास आई है तो इसी के पास रहेगी, आगे प्रोसेस नहीं होती है ना, आगे प्रोसेस नहीं होती, यहाँ पर ही रहती है। इसमें आगे प्रोसेस हो जाती है क्योंकि ये हमारे पास आगे चलते हुए हमारे पास क्या कर सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसका पूरा डिटेल जो है बेसिकली आप पढ़ोगे हमारे पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जनरेट एक्शन पोटेंशियल, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास एक तरीके से एक्साइटेबिलिटी की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, और एक्साइटेबिलिटी की हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इतना नोट कर दें, इसका कुछ और तो नहीं रहेगा ना। एक्टोडर्मल हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा फंक्शंस लिख सकते हैं इसका एक, है ना, फंक्शन रहेगा। ठीक है, फंक्शन क्या हो सकते हैं हमारे पास, नर्वस टिश्यू है तो ऑफ कोर्स ही बात है ये हमारे पास क्या करेगा, फॉर्म्स CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फॉर्म करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है हमारे पास, फॉर्म करता है, यानी कि ब्रेन और हमारे पास स्पाइनल कोड प्लस स्पाइनल कोड, ये हमारे पास CNS के अंदर आते हैं, इनको हमारे पास फॉर्म करता है। इसके अलावा हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, तो कंट्रोल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, कंट्रोल हमारे पास क्या करता है, बॉडी ऑर्गन्स। ये ऑफ कोर्स की बात है, इसके फंक्शंस हो जाएंगे हमारे पास, फॉर्म CNS का फॉर्मेशन करता है और हमारे पास क्या करता है, हमारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी ऑर्गन के जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें क्या करता है हमारे पास, कंट्रोल करता है। ठीक है, और अलोंग विद हमारे पास इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में पढ़ोगे, NCERT की लाइन है कि अलोंग विद एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर इसे, हाँ ठीक है, एंडोक्राइन ही लिख लो, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, यानी कि न्यूरल सिस्टम प्लस हमारे पास हार्मोनल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम प्लस हार्मोनल सिस्टम, ये क्या करता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट करता है, हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को हमारे पास कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि पूरी बॉडी को एक तरीके से एक यूनिट की तरह हमारे पास चलाता है। कौन, न्यूरल सिस्टम और हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। जितने भी डिफरेंट तरीके के हमारे पास सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सबको हमारे पास एक तरीके से क्या करता है, कोऑर्डिनेशन में हमारे पास हेल्प करता है। पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन को लेकर आता है कौन, हमारे पास न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। ये NCERT का पॉइंट है जो कि आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में दे रखा है। यहाँ पर इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा बता दिया यहाँ पर। ठीक है, तो मैं इसे एक और बार समझा देता हूँ। ऑरिजिन एक्टोडर्मल किसका, नर्वस टिश्यू का। एक्सेप्शन हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल्स जो कि हमारे पास मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। मैंने समझा दिया, कैसे याद रखोगे, M फॉर मेसो, M फॉर माइक्रोग्लियल सेल्स। एक्साइटेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है इसकी, जनरेट एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। इसी की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से इन्फॉर्मेशन आगे कैरी आउट होती है। ठीक है ना, मतलब आगे ट्रैवल करती है, सॉरी,
और इसे उसे क्या बोलते हैं एक तरीके से कि इम्पल्स आगे चल रही है ना, इम्पल्स हमारे पास क्या कर रही है, आगे चल रही है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमारे पास इसके अंदर बनती है वो आगे ट्रेवल करती है, किस वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से। ठीक है, इसका हम फर्दर कहाँ पढ़ेंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फंक्शंस फॉर्म CNS मतलब ब्रेन, और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा हमारे पास कंट्रोल बॉडी ऑर्गन, इसके अलावा एक और लिख सकते हो है ना। वैसे तो ये एक इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल होता है न्यूरोग्लियल सेल्स, जो हम पढ़ेंगे आगे। उसकी एक तरीके से प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है हमारे पास एक तरीके से प्रोटेक्ट स्लैश इंसुलेट न्यूरॉन्स। ठीक है, ये मैं आगे समझाऊंगा कि ये लाइन क्या है, अब आगे समझाऊंगा। ठीक है, कि ये कौन करते हैं, ये भी करते हैं, न्यूरॉन्स को इंसुलेट भी करते हैं, लेकिन नर्वस टिश्यू का एक स्पेसिफिक सेल है ना, मैं आपको बताऊंगा कौन से वाला है, वो करता है ये काम। ठीक है, तो आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इसके सेल्स के बारे में, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है ना उसको आप पढ़ोगे वहीं पर, क्या नाम है उसका, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि कुछ आयंस वगैरह आते हैं, इस वजह से आप उसे वहाँ पढ़ोगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ सिर्फ, लेकिन पूरा आप वहाँ पर उसे डिटेल में समझोगे मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, इसे नोट मत करना, सिर्फ थोड़ा समझ लो। अगर समझ में आता है तो आप इसे बेसिकली वहाँ पर और आसानी से समझ पाओगे। जैसे न्यूरॉन है, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली न्यूरॉन के अंदर, इसके जो अंदर मैट्रिक्स होता है उसमें क्या होता है हमारे पास एक तरीके से कि यहाँ पर क्या होता है हमारे पास पोटेशियम आयन की हमारे पास एक तरीके से पोटेशियम आयंस जो होते हैं हमारे पास, K+ आयंस हमारे पास, उनकी एक्सेस होती है ना अंदर की तरफ। क्या होती है हमारे पास, 2 मिनट में और थोड़ा सा बड़ा बना दो इसे, 1 मिनट। ठीक है, तो होता क्या बेसिकली अंदर की तरफ, मैंने क्या बताया कि पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ हमारे पास सोडियम आयंस की हमारे पास कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन हमारे पास अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल अंदर का जो हमारे पास एक तरीके से चार्ज है वो नेगेटिव हो जाता है ना, बाहर के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव लिखते हैं और बाहर को हम लिखते हैं पॉजिटिव। ठीक है ना, आगे मैं बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाता है नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और इस पोटेंशियल बैरियर को जैसे ही हम ओवरकम करते हैं ना, तभी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जो कि हम समझेंगे। अभी फिलहाल इतना ही समझ लो कि हमारे पास अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज़्यादा होते हैं, बाहर की तरफ सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, और अंदर की तरफ हमारे पास प्रोटीन ज़्यादा होता है। और प्रोटीन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, नेगेटिवली, इस वजह से हमारे पास क्या होता है, अंदर ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है और बाहर ओवरऑल हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। या यूँ कह लो कि बाहर वाली मेम्ब्रेन के मुकाबले अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है हमारे पास क्या हो जाती है, उसका पोटेंशियल कम हो जाता है, इसे ऐसा कह सकते हो है ना। और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है कि एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है इसके बीच। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है हमारे पास न्यूरॉन्स की दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और जैसे ही हमारे पास ओवरकम होता है, ठीक है, यानी कि उल्टा होता है, तभी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। इसके बारे में कहाँ समझोगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसके ऊपर मुझे बस एक क्वेश्चन कराना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझाया इसे। ठीक है, एक बार नोट कर लो अगर करना हो तो, वरना इसे आप बाद में नोट करोगे ही। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास जो मेन काम है, इसे नोट करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे पास सेल्स के ऊपर, सेल्स के ऊपर है ना। तो इसके पास क्या होता है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसे नोट करना है, पीछे वाले को नोट नहीं करना था। पीछे वाले से सिर्फ मुझे क्वेश्चन कराना था, इस वजह से मैंने उसे समझाया था। ठीक है, तो सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 तरीके के सेल्स नर्वस टिश्यू के अंदर हमारे पास पाए जाते हैं। पहला होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन सभी जानते हैं न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन एक और तरीके के सेल हमारे पास इसके अंदर पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, 2 तरीके के सेल्स होते हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स और हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर, न्यूरॉन्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि इम्पल्स को कैरी करते हैं, यानी एक्साइटेबल होते हैं, एक्साइटेबल होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं,
को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कुड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्साइटेबल होते हैं, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत और पढ़ा होगा एक्स्ट्रा इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि न्यूरॉन्स कभी भी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, है ना। न्यूरॉन्स कभी भी अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। अगर ये इनका एक तरीके से डैमेज ज़्यादा हो जाए ना, तो ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास कुड नॉट रिपेयर themselves। ठीक, अपने आप को बेसिकली रिपेयर नहीं कर सकते। तो इन्हें रिपेयर कौन करता है? न्यूरोग्लियल सेल्स, है ना। ये खुद तो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। तो अगर कई बार हमारे पास एक तरीके से रिपेयरेबल डैमेज हो जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डैमेज हुआ है जो रिपेयर हो सकता है, तो कौन इसे रिपेयर करते हैं? हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है जिसे हमारे पास एक तरीके से रिपेयर नहीं किया जा सकता, तो इसे हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स भी रिपेयर नहीं कर सकते। और ये हमारे पास क्योंकि डिवाइड नहीं होता, ये हमारे पास डिवाइड नहीं होता हमारे पास कुड नॉट डिवाइड, सॉरी कुड नॉट एक तरीके से लिख लो, चलो डिवाइड ही लिख लो, है ना। कुछ कुड नॉट एक तरीके से मल्टीप्लाई लिख लो, है ना। मल्टीप्लाई, डिवाइड शब्द समझ, एक मल्टीप्लाई, कुड नॉट मल्टीप्लाई, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते एक तरीके से, अपना सेल डिवीजन नहीं कर सकते, है ना। एक हाँ ऐसे लिख लो, कुड नॉट परफॉर्म सेल डिवीजन, ये लिख लो, कुड नॉट परफॉर्म सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को ये परफॉर्म नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि अगर किसी ऑर्गन में मान लो हमारे पास रिपेयरेबल डैमेज हो जाता है, ये न्यूरॉन से मेरे पास मान लो, ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत रिपेयरेबल डैमेज होता है, तो इसे कौन हमारे पास रिपेयर कर देता है? हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। कौन रिपेयर कर देता है हमारे पास? न्यूरोग्लियल सेल्स से आकर हमारे पास क्या कर देंगे? रिपेयर कर देंगे। लेकिन अगर इसी ऑर्गन में इतना ज़्यादा डैमेज हो जाए न्यूरॉन्स के अंदर कि हमारे पास क्या हो जाए कि न्यूरोग्लियल सेल्स भी उसे रिपेयर ना कर पाए, तो होता क्या है कि ये हमारे पास न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये तो डैमेज हो गया और ये डिवाइड भी नहीं कर सकता। इस वजह से होगा क्या कि इसके कुछ नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाएंगी और ये ऑर्गन ओवरऑल क्या कर जाएगा? हमारे पास काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे पास, देखो न्यूरॉन्स ही से कंट्रोल कर रहे थे, कंट्रोलिंग बॉडी ही हमारे पास एक तरीके से खत्म हो गई, तो इस ऑर्गन को हमारे पास कंट्रोल मिलेगा नहीं, सॉरी इसे एक तरीके से इसका सिग्नल मिलेगा नहीं कि इसे क्या काम करना है। और अगर सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये हमारे पास क्या करेगा? अपना काम करना बंद कर जाएगा, है ना। तो इस वजह से अगर किसी भी ऑर्गन में हमारे पास न्यूरॉन्स का बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उस ऑर्गन का भी हमारे पास एक तरीके से फंक्शनिंग रुक जाती है ना। उस ऑर्गन की क्या हो जाती है? हमारे पास एक तरीके से फंक्शनिंग रुक जाती है। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया कि बेसिकली न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से जिस भी ऑर्गन में हमारे पास एक तरीके से न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है? वो ऑर्गन की फंक्शनिंग हमारे पास क्या हो जाती है? रुक जाती है, ठीक है। तो एक्साइटेबल होते हैं न्यूरॉन्स, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। इन्हें रिपेयर करने के लिए कौन आता है? न्यूरोग्लियल सेल्स। और ये अपने आप को हमारे पास डिवाइड भी नहीं कर सकते, अपना सेल डिवीजन भी हमारे पास परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है? हमारे पास इनका उल्टा होता है बिल्कुल। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या कर सकते हैं? अपना एक्साइटेबल होते हैं, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं? एक तरीके से नॉन एक्साइटेबल होते हैं, नॉन एक्साइटेबल, ठीक है। कुड नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिपेयर कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को भी रिपेयर कर सकते हैं, है ना। जो बेसिकली इनका फंक्शन होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन्स को रिपेयर करना। ये हमारे पास न्यूरॉन्स को इंसुलेट भी कर सकते हैं, रिपेयर देमसेल्फ स्लैश न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन्स को भी कर सकते हैं, खुद को भी कर सकते हैं, ठीक है। इंसुलेट
न्यूरॉन्स ये खुद को इंसुलेट नहीं करते हैं ना। इंसुलेशन का शब्द मतलब होता है कि चार्जेस को लीक नहीं होने देते, और चार्जेस न्यूरॉन्स के पास ही होते हैं, इनके पास चार्जेस नहीं होते। तो जब इनके पास चार्जेस ही नहीं है तो इन्हें इंसुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इनके पास चार्जेस हैं तो इन्हें इंसुलेट करने की ज़रूरत है। तो ये खुद को इंसुलेट करते हैं, सॉरी ये हमारे पास न्यूरॉन्स को इंसुलेट करते हैं, खुद को इंसुलेट नहीं करते। इन्हें ज़रूरत ही नहीं है इंसुलेट करने की, चार्जेस ही नहीं है तो चार्जेस लीक नहीं होंगे, चार्जेस लीक नहीं होंगे मतलब इंसुलेशन की कोई हमारे पास ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, खुद को हमारे पास हमारे पास क्या कर सकते हैं, न्यूरॉन्स को इंसुलेट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, कुड परफॉर्म सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन को हमारे पास ये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट कुड नॉट परफॉर्म सेल डिवीजन, ये कुछ जगह पर वैलिड नहीं होता। जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि कुछ जगह पर वैलिड नहीं होता। कुछ जगह के न्यूरॉन्स अपने आप को बेसिकली वापस क्या कर सकते हैं, एक तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं, है ना। अपने आप को एक तरीके से क्या कर सकते हैं, वो अपने आप को बेसिकली वापस एक तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं, अपना सेल डिवीजन बेसिकली वापस क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया एक तरीके से कि एक्साइटेबल, ये हमारे पास नॉन एक्साइटेबल, could generate action potential, could not generate action potential, could repair themselves as well as हमारे पास न्यूरॉन्स को भी हमारे पास कर सकते हैं, could perform cell division, cells perform cell division, है ना, सॉरी could perform cell division, ये could not perform cell division, ये अपना सेल डिवीजन नहीं कर सकते, ये अपना सेल डिवीजन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहीं पर बताया कि कुछ जगहों पर क्या होता है, हमारे पास एक तरीके से ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं, ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, है ना। इसके में दोनों में फ़र्क होता है। मतलब मान लो ये ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन है, और यहाँ पर क्या होता है कि अब जितने न्यूरॉन्स बन गए उतने बन गए, है ना, जितने न्यूरॉन्स बन गए उतने बन गए। अभी डैमेज हो जाएंगे तो ये दोबारा नहीं बन सकते। लेकिन कुछ ऑर्गन्स, ठीक है ना, कुछ ऑर्गन्स क्या होते हैं हमारे पास कि मान लो हमारे पास इन न्यूरॉन्स का डैमेज हो गया है ना, तो ये क्या हो सकता है कि फर्दर और न्यूरॉन्स बन सकते हैं, इनके सेल डिवीजन से नहीं बने हैं, ये डिवाइड नहीं हुए। ऐसा नहीं हुआ कि सेल है, इस सेल ने बेसिकली यहाँ पर अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल्स बनाया, डिवीजन तो ये कर ही नहीं सकते, लेकिन अपने आप को ये रीजनरेट कर सकते हैं। अगर डैमेज हो जाए तो वहाँ पर और हमारे पास एक तरीके से न्यूरॉन्स आ सकते हैं। जैसे आप पढ़ोगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में, ठीक है ना, टंग के अंदर पढ़ोगे जो हमारे पास गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि टेस्ट बर्ड्स रिसेप्टर्स सेल, वो हमारे पास अपने आप को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से रीजनरेट कर सकते हैं। यानी कि अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए तब और न्यूरॉन्स को बना सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स वहाँ पर भी सेल डिवीजन नहीं करते। सेल डिवीजन वाला पॉइंट तो हमेशा ही वैलिड है, लेकिन वहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे और सेल्स बना सकते हैं। जैसे अगर ये डैमेज हो गए तो ये और न्यूरॉन्स को बना सकते हैं। ये वाला सेल्स अगर डैमेज हो जाए तो ये और कुछ टिश्यूज हमारे पास क्या हो सकते हैं, अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं अगर डैमेज हो जाए तो उन्हें रीजनरेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास अपने सेल्स को, न्यूरॉन्स वाले सेल्स को हमारे पास रीजनरेट नहीं कर सकते, है ना। ये मेरा पॉइंट था। तो रीजनरेट कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल डिवाइड कर सकता है। सेल डिवाइड हमारे पास कभी भी नहीं करता। न्यूरॉन्स कभी भी हमारे पास अपने आप को डिवाइड करके और न्यूरॉन्स नहीं बनाते, लेकिन अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर कुछ हमारे पास डैमेज हो जाए तो उसकी जगह नए न्यूरॉन्स आ सकते हैं, है ना, कुछ टिश्यूज़ के अंदर ही। जैसे मैंने बताया, एक तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में पढ़ोगे, गैस्ट्रिक रिसेप्टर्स के अंदर पढ़ोगे, ऐसी जगहों पर, है ना, सिर्फ कुछ के अंदर, ज़्यादातर के अंदर नहीं। ठीक है, तो एक बार इसे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं न्यूरॉन्स वगैरह के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल, न्यूरोग्लियल सेल्स नॉन एक्साइटेबल, could generate action potential, could not generate action potential, could not repair themselves, these could repair themselves as well as neurons, ठीक है ना। could not perform cell division, these could perform their cell division। और हमारे पास ये इंसुलेशन भी करते हैं न्यूरॉन्स की, है ना, इंसुलेशन भी करते हैं, रिपेयर भी करते हैं। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स नोट करते हैं। उसके बाद मैं न्यूरोग्लियल सेल्स से एक बार फंक्शंस देखते हैं उसके। ठीक है, तो मैं एक बार फंक्शंस लिख देता हूँ इसके। ठीक है, फंक्शंस क्या आ जाएगा, रिपेयर, इंसुलेट, रिपेयर कर देते हैं किसका, न्यूरॉन्स का, इंसुलेट करते हैं किसे, न्यूरॉन्स को, सभी न्यूरॉन्स को करते हैं। ये मतलब क्या करें, न्यूरोग्लियल सेल्स, रिपेयर भी किसका करें, न्यूरॉन्स का, इंसुलेशन भी किसका करें हमारे पास, न्यूरॉन्स का, और सपोर्ट भी किसे करते हैं हमारे पास, और प्रोटेक्ट भी किसे करते हैं हमारे पास, न्यूरॉन्स को। ठीक है, रिपेयर न्यूरॉन्स,
और यहाँ पर भी न्यूरॉन्स आ जाएगा। ठीक है, रिपेयर कर सकते हैं न्यूरॉन्स को, फंक्शन होते हैं इसके, इंसुलेट कर सकते हैं न्यूरॉन को, सपोर्ट कर सकते हैं न्यूरॉन को, और हमारे पास क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे पास न्यूरॉन को। ठीक है, तो वहाँ पर जो मैंने तीसरा पॉइंट लिखा था ना कि प्रोटेक्ट, और बेसिकली हमारे पास क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को, तो वो न्यूरोग्लियल के बारे में लिखा था मैंने, है ना। नर्वस टिश्यू के अंदर जो न्यूरोग्लियल सेल है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में लिखा था मैंने, है ना, उसके फंक्शंस के बारे में लिखा था। तो इसे एक बार नोट कर लो, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, है ना, जिसे जो कि ऑफ कोर्स इस चैप्टर से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपके काम आएगा। आपको एक तरीके से फंक्शन कौन सा रिपेयरेबल है, कौन सा नॉन रिपेयरेबल है, सॉरी कौन सा अपने आप को डिवाइड कर सकता है, कौन सा अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकता, इसके बीच में डिफरेंस पता करने में एक तरीके से हेल्प करेगा, है ना। तो ठीक है, एक बार नोट कर लेते हैं इसे। तो पॉइंट क्या है बेसिकली, देखो आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में, है ना, ब्रेन ट्यूमर के बारे में। तो ब्रेन ट्यूमर के अंदर एक्चुअल में कौन से सेल्स है जो अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आपको पता होगा कि जो ट्यूमर होता है ना, ट्यूमर बनता है जब एक सेल की हमारे पास क्या हो जाती है, रिगरस ग्रोथ हो जाती है ना, मतलब एक तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। यूजुअली सेल्स की हमारे पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, जितनी ज़रूरत होती है उतनी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर इसकी हमारे पास ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक तरीके से डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, हमारे पास ट्यूमर बन जाएगा। तो आपने सुना होगा ब्रेन ट्यूमर के बारे में। अब ब्रेन जो है वो हमारे पास किसका बना होता है, नर्वस टिश्यू का। लेकिन नर्वस टिश्यू के अंदर न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूरॉन्स है, ये तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास कभी भी ब्रेन ट्यूमर की वजह नहीं होते, यानी इनकी क्योंकि डिवाइड ही नहीं कर सकते तो ये कभी भी ब्रेन ट्यूमर फॉर्म नहीं करते। किसी भी तरीके का ट्यूमर जो हमारे पास न्यूरॉन्स की वजह से बन रहा है उसे फॉर्म नहीं करते, है ना। बल्कि जो ब्रेन ट्यूमर बना है ना, एक्चुअल में वो इस वाले सेल्स की डिवीजन से बनता है ना, न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं उनकी डिवीजन से हमारे पास क्या बनता है, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, ठीक है। तो एक और बार दोबारा से पढ़ लेते हैं कि एक्साइटेबल होते हैं वो हमारे पास एक तरीके से नॉन एक्साइटेबल होते हैं, और कुड एक तरीके से कुड जनरेट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं, इम्पल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे पास इम्पल्स को क्रिएट नहीं कर सकते, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर सकते। हमारे पास ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं, इन्हें भी रिपेयर कर सकते हैं, है ना। सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हमारे पास सेल डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए हमारे पास जो ब्रेन ट्यूमर वाला होता है, ब्रेन ट्यूमर जो बेसिकली फॉर्म करते हैं, तो ब्रेन ट्यूमर किसकी डिवीजन से बनता है, इसकी डिवीजन से। ठीक है ना, ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स ही होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास नर्वस टिश्यू के अंदर तो ब्रेन ट्यूमर कभी होता ही नहीं, ब्रेन के अंदर कभी भी ट्यूमर फॉर्म हो ही नहीं सकता था। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि न्यूरॉन्स के अलावा भी एक डिवाइडेबल सेल्स होते हैं जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं। कौन से, न्यूरोग्लियल सेल्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे पास, ये है ना। एक पॉइंट और मुझे बताना है इनकी परसेंटेज के बारे में, पहले इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास, रिपेयर न्यूरॉन्स, ठीक है ना, इंसुलेट न्यूरॉन्स, सपोर्ट न्यूरॉन्स, और हमारे पास प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज के बारे में, इनकी परसेंटेज जो होती है ना वो 50% से ज़्यादा होती है ना, 50% से हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी 50% से हल्की सी कम होती है। ठीक है, 50% से हमारे पास इनकी कम होती है, यानी मैं लिख देता हूँ अगर किसी को साइंस से समझ ना आ रहा हो तो 50% से लेस, ठीक है ना, और इनकी 50% से मोर देन 50%, और इनकी लेस देन 50%। लेकिन इनका हमारे पास साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, इनका हमारे पास क्या होता है, साइज़ बड़ा होता है। साइज़ में क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये लार्ज होते हैं, और न्यूरोग्लियल सेल्स का साइज़ जो होता है वो स्मॉल होता है। साइज़ जो होता है वो हमारे पास स्मॉल होता है। ठीक है, साइज़ क्या होता है हमारे पास, स्मॉल होता है। तो एक बार इन पॉइंट्स को भी नोट कर लो। ठीक, ये पॉइंट्स मैं भूल गया था कि 15% से बेसिकली, ये हमारे पास 50% से हमारे पास क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ये 50% से ज़्यादा होते हैं। जितना भी नर्वस टिश्यू है उसमें 50% से हमारे पास ये क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ये 50% से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, साइज़ हमारे पास क्या होता है, इनका लार्ज होता है, इनका साइज़ हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। न्यूरॉन से हमारे पास क्या होता है, स्मॉल होता है। एक बार इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास न्यूरॉन्स हो गया,
अब न्यूरॉन्स के हमारे पास स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए, अब हम क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक न्यूरॉन को बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या एक तरीके से मेरा न्यूरॉन का डायग्राम है। इसमें मैं बेसिकली सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखवा देता हूँ, मतलब जो मेन इसके पार्ट्स हैं उन्हें एक तरीके से बता देता हूँ, फिर एक एक पार्ट की मैं एक तरीके से उसको डिटेल में समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले लिखते हैं साइटोन। साइटोन, साइटोन मतलब सेल बॉडी, इसे सेल बॉडी भी बोलते हैं और साइटोन भी बोलते हैं। मैं इसे साइटोन ही बोलूँगा, ठीक है। अगर आपको सेल बॉडी बोलना है आप सेल बॉडी भी इसे बोल सकते हो, ठीक है। पर दोनों नाम याद रखना, क्योंकि होता क्या है कि एक नाम वो दे देगा आपको पेपर में और हो सकता है आपको वो नाम पता ना हो। जैसे उसने साइटोन डाल दिया, ठीक है, आपको सेल बॉडी पता था, साइटोन का नहीं पता था, लेकिन पेपर में आगे साइटोन के बारे में, तो आप उसे एक तरीके से वहाँ पर उस ऑप्शन को एक तरीके से मैच नहीं कर पाओगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पर आप दोनों नाम को याद रखना, साइटोन भी सेल बॉडी को भी, ठीक है। मैं जो नाम याद रखता हूँ वो साइटोन याद रखता हूँ। आप ये चाहे तो बेसिकली इसे सेल बॉडी बोल सकते हैं, ठीक है, सेल बॉडी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों नाम को याद रखना, ठीक है। तो साइटोन हो गया, सेल बॉडी हो गया, ये एक्सोन हो गया, ठीक है, सभी को बताता हूँ यूजुअली ये एक्सोन है। इसके अलावा ये नर्व एंडिंग हो गई, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग नहीं सॉरी, एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल, एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, एक्सोन टर्मिनल। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल हो गया। और ये मैंने क्या करा है, ये जैसे हमारे पास ये डेंड्राइट होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया कि किसी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट बनाया है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, इस वजह से मैंने क्या करा है, दूसरे सेल का दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट बनाया, ठीक है। तो एक बार इसे इतना नोट करते हैं, फिर इसे डिटेल में पढ़ते हैं साइटोन वगैरह को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइटोन को समझा रहा हूँ। सबसे पहले साइटोन के बारे में, तो साइटोन क्या होता है हमारे पास, ऑफ कोर्स सी बात है, मैंने बोला सेल बॉडी, है ना। यहाँ पर क्या होता है, इसलिए यहाँ पास मेन सेल बॉडी होती है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से साइटोन। इस साइटोन के अंदर क्या दिख रहा है आपको, साइटोन के अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। साइटोन के अंदर आपको क्या दिख रहा है, बेसिकली न्यूक्लियस दिख रहा है, यानी साइटोन के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइटोन, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास प्रेजेंट होता है।
इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है ना। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म, जैसे यहाँ पर तो मैंने लिख दिया इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट। दूसरा मैं लिख देता हूँ कि बेसिकली साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने कुछ नीले डॉट्स बनाए हैं और कुछ रेड कलर के हमारे पास एक तरीके से लाइंस बनाई हैं। ये जो आपको रेड कलर की लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है एक्चुअली, न्यूरोफिब्रिल्स, न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, इस न्यूरॉन के पास न्यूरोफिब्रिल्स होती हैं, और वो न्यूरोफिब्रिल्स किस में होती हैं, साइटोप्लाज्म में। और ये क्या करती हैं, इस मैट्रिक्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि फाइबर्स सपोर्ट ही करते हैं। तो न्यूरो का मतलब न्यूरॉन के अंदर, फिब्रिल्स का मतलब फाइबर्स। तो न्यूरॉन के अंदर जो फाइबर्स होती हैं उनका नाम होता है न्यूरोफिब्रिल्स, और ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को हमारे पास क्या करते हैं, सपोर्ट करती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट, ठीक है। न्यूरोफिब्रिल्स भी हमारे पास क्या होती हैं, एक तरीके से प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा जो ये नीले डॉट्स हैं, ये नीले डॉट्स क्या हैं बेसिकली, ये नीले डॉट्स क्या हैं बेसिकली हमारे पास नीजल ग्रेन्यूल्स, नीजल बॉडी बोलो या नीजल ग्रेन्यूल्स बोलो, नीजल ग्रेन्यूल्स। और ये नीजल ग्रेन्यूल्स होते क्या है, एक्चुअल में हमारे पास ये नीजल ग्रेन्यूल्स ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्लस राइबोसोम्स ये होते हैं, है ना। ये क्या होता है हमारे पास, ER क्या हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और बहुत सारे इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, राइबोसोम, ठीक है। उनसे क्या बनेगा हमारे पास एक तरीके से एक नीजल ग्रेन्यूल। तो यानी यहाँ पर साइटोन के पास आपको क्या दिख रहा है, नीजल ग्रेन्यूल्स। और नीजल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास, एक तरीके से ER प्लस राइबोसोम्स, ठीक है, ER प्लस राइबोसोम्स। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या होती है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, देखो ER भी है, राइबोसोम्स भी है, तो मैंने राइबोस लिख दिया, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम्स। और आपको पता होगा, अगर जिन्होंने थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ा है या फिर 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा राइबोसोम्स के बारे में, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, प्रोटीन फॉर्म करते हैं, है ना। तो ये जो नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, ये प्रोटीन फॉर्मिंग बॉडीज होती हैं, है ना। न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मिंग बॉडी होती है वो कौन होती है, नीजल ग्रेन्यूल्स। तो ये क्या होती है हमारे पास, प्रोटीन फॉर्मिंग बॉडी, प्रोटीन फॉर्मिंग बॉडी। और ये नीजल ग्रेन्यूल सिर्फ साइटोन के पास नहीं होता, डेंड्राइट्स के पास भी होता है ना। जो डेंड्राइट्स आपको दिख रहे हैं इनके अंदर भी नीजल ग्रेन्यूल होते हैं। NCERT की लाइन है कि नीजल ग्रेन्यूल डेंड्राइट्स प्लस साइटोन के दोनों के अंदर होते हैं, ये याद रखना। यहाँ पर मैं जब डेंड्राइट पढ़ाऊंगा तब उसके अंदर लिखूंगा, ठीक है। पर ये याद रखना कि दोनों के अंदर होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं, और हमारे पास नीजल ग्रेन्यूल्स होती हैं। और सेल बॉडी का एक मेन फीचर क्या होता है कि इसके अंदर से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, 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 ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी हमारे पास ब्रांचेस निकलती है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है ना, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली में लिखा है, ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन है, ठीक है। मल्टीपोलर मतलब ये एक्चुअल में जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं ना, वो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही होते हैं। पर कई न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ब्रांच होती है, कईयों के अंदर 2 ब्रांचेस होती हैं, कईयों के अंदर हमारे पास एक ब्रांच निकलने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ये वाला पाया जाता है मेनली बोल रहा हूँ मैं। इस वजह से मैंने क्या करा है, मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम बनाया। तो याद रखना कि न्यूरॉन्स के अंदर से ब्रांचेस तो निकलती हैं, न्यूरॉन्स ब्रांच्ड तो होते हैं, लेकिन कौन से, मल्टीपोलर, बहुत सारी ब्रांचेस जिसमें से निकलती हैं। जब मैं आगे चल के न्यूरॉन्स के टाइप बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एक ब्रांच भी हो सकती है, 2 ब्रांच भी हो सकती है, 3 ब्रांच भी हो सकती हैं। पर सेल बॉडी क्या होती है, ब्रांच्ड। इसलिए क्या होती है हमारे पास, ब्रांच्ड किस में से ब्रांचेस निकलती हैं, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ, है ना, हायर एनिमल्स की। तो ये क्या होता है, इसलिए यहाँ पास ब्रांच होता है, ब्रांचेस निकलती है, नीजल ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होती है हमारे पास, सेल बॉडी का एक तरीके से फीचर्स होते हैं। तो इन्हें एक बार नोट कर लो, फिर एक्सॉन के ऊपर चलते हैं। एक और चीज़ है ना, एक और चीज़ लिख लो कि यहाँ पर क्या होता है, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक, इसके बारे में स्पेशल क्या होता है, ठीक है। कि जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि बेसिकली कि यहाँ से क्या होता है हमारे पास, यहाँ से क्या होता है, कुछ सोडियम अंदर आते हैं और यहाँ आकर इस वाले रीजन के अंदर
नर्व इम्पल्स का एक तरीके से नर्व इम्पल्स को जनरेट करना शुरू करते हैं। तो होता क्या है कि जब वो नर्व इम्पल्स को जनरेट करते हैं ना, तो जनरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है ना, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ से जिसे हम बोलते हैं ठीक है ट्रिगर जोन, यहाँ से ये कैसे भागती है बेसिकली एकदम से बुलेट की तरह, यानी बहुत तेज़ यहाँ से बनना शुरू होगी इस वाले एक्सोन हिलोक वाले रीजन से, और आगे ट्रिगर जोन से क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ भागेगी, है ना। तो एक्सोन हिलोक वाला पार्ट जो होता है वो तो हमारे पास सेल बॉडी का होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो एक्सोन का होता है, ठीक है। यानी सेल बॉडी के एंड में जाकर हमारे पास नर्व जो है, नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होना शुरू करेगी, और ट्रिगर जोन पर जाकर वो क्या हो जाएगी, एकदम से एग्जैजरेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा टाइम लगता है हमारे पास, एक तरीके से जनरेशन के और एग्जैजरेशन के बीच में हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगता है। ये आप तब पढ़ोगे जब मैं आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाऊंगा। वहाँ पर एक बहुत लंबा मैकेनिज्म होता है नर्व इम्पल्स जनरेशन का, तो वहाँ पर आप समझोगे कि नर्व इम्पल्स जनरेट यहाँ पर क्यों हो रही है, और ट्रिगर जोन बेसिकली इससे थोड़ा सा दूर क्यों है ना। ट्रिगर जोन एक्सोन का पार्ट होता है, एक्सोन हिलोक सेल बॉडी का पार्ट होता है, भले इसके नाम में एक्सोन आ रहा है फिर भी ये सेल बॉडी का पार्ट होगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सोन हिलोक के अंदर हमारे पास सेल बॉडी नर्व इम्पल्स जनरेट होना शुरू होगी, कहाँ से, एक्सोन हिलोक से। इसके बारे में नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं आगे। तो अभी बेसिकली हमने साइटोन को कवर करा, और अब हम बेसिकली कवर करेंगे हमारे एक्सोन वाले पार्ट को, है ना। तो मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, और ये भी, है ना। ठीक है, और ये डेंड्राइट्स को भी, नेसल क्रेन्यूल्स को भी, ठीक। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पर कि यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है एक्सोन, यहाँ पर हमारे पास होता है ट्रिगर जोन, ट्रिगर जोन, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था ट्रिगर जोन के बारे में। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन का सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारे पास वो होता है ट्रिगर जोन, जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ये होते हैं श्वान सेल्स, श्वान सेल्स, और ये क्या होता है हमारे पास, माइलिन शीथ। इसके बारे में मैं समझाऊंगा अभी, पहले मैं एक बार नाम लिख दूँ सभी के, शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ। ये जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और ये होता है हमारे पास एक्सोन कोलेट्रल, एक्सोन कोलेट्रल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ट्रिगर जोन, नोड ऑफ रेनवियर, श्वान सेल्स, माइलिन शीथ, और हमारे पास एक्सोन कोलेट्रल, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डेंड्राइट्स। तो सबसे पहले मैं डेंड्राइट्स के बारे में थोड़े से पॉइंट्स लिख देता हूँ, उसके बाद एक्सोन के बारे में लिखेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। पहले ही एक बार चेक कर लेना डेंड्राइट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट डेंड्राइट्स के बारे में कि ये क्या होते हैं हमारे पास, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, ठीक है। हमने पिछले ही पॉइंट में लिखा था कि सेल बॉडी से हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, है ना। उनमें से जो ब्रांचेस होती हैं, जो शॉर्टर वाली ब्रांचेस होती हैं, है ना, सबसे पहले जो शॉर्टर वाली ब्रांचेस होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हमारे पास, डेंड्राइट्स बोलते हैं, और जो लॉन्ग वाली ब्रांच होती है उसे क्या बोलते हैं हमारे पास, एक्सोन। तो यहाँ पर मैं एक्सोन की भी कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ साथ के साथ। एक्सोन, एक्सोन का पॉइंट क्या हो गया हमारे पास कि ये भी हमारे पास क्या करती है, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी, या फिर हमारे पास साइटोन से अराइज करती है। लेकिन ये क्या होती है हमारे पास, शॉर्टर ब्रांचेस होती हैं, शॉर्टर ब्रांचेस, और ये क्या करती है हमारे पास, इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर आती है ना। तो तीसरा पॉइंट मैं क्या लिख सकता हूँ, कैरी इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स साइटोन, साइटोन की तरफ हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास साइटोन की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है ना। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर से इन्फॉर्मेशन आएगी और ये हमारे पास
साइटोन की तरफ आएगी, है ना, और यहाँ से फिर कहाँ जाएगी हमारे पास एक्सोन में। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के बारे में मैंने क्या लिखा, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, शॉर्टर ब्रांचेस, कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स साइटोन। एक्सोन के बारे में भी मैं सिमिलर पॉइंट्स लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या होती हैं, यहाँ पर शॉर्टर है, यहाँ पर क्या हो जाएंगी लॉन्गर ब्रांचेस। ठीक है, ब्रांच क्योंकि एक ही होता है हमारे पास एक्सोन, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे लॉन्ग ब्रांच। ठीक है, दूसरी चीज़ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, लॉन्ग ब्रांच हमारे पास। यहाँ पर हमने क्या लिखा कि कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स साइटोन, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स सेल एंडिंग, सॉरी नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है ना, वहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं, यहाँ से लेकर, और एक्सॉन जो हमारे पास नर्व एंडिंग होती है वहाँ तक इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब होता क्या है ना कि जो भी ब्रांच, जैसे हमारे पास जो भी कोई भी एक तरीके से ब्रांच मेन बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है, जैसे मान लो कि मेरे पास मेन बॉडी है, मान लो CPU है आपका कंप्यूटर का, है ना, जो वायर हमारे पास क्या करेगी CPU तक इन्फॉर्मेशन को लेकर आएगी उसे बोलते हैं एफरेंट ब्रांच, और जो भी CPU से हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगी उसे बोलते हैं इफरेंट ब्रांच। ठीक है, मैं इसे कैसे याद रखता हूँ इफरेंट ब्रांच को, E फॉर इफरेंट, E फॉर एग्जिट, तो E फॉर इफरेंट, E फॉर एग्जिट, है ना। तो इफरेंट ब्रांच क्या करेगी हमारे पास, एग्जिट करेगी, किसे, कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन को हमारे पास एग्जिट कर रही है, मेन सेल बॉडी हो गई। ठीक है, जो इसकी तरफ लेकर आ रहा है डेंड्राइट्स, और एक्सोन क्या कर रहा है हमारे पास, इससे हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। ब्लड की केस में हमारे पास यहाँ पर ब्लड आ सकता है, ठीक है, यूरिन के केस में यूरिन आ सकता है। तो एग्जिट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी इफरेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्रांच हमारे पास उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर जा रही है, इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो डेंड्राइट्स क्या करें हमारे पास, ये हो गया हमारे पास मेन सेल बॉडी, जैसे हमने वहाँ पर CPU को एक तरीके से माना था, तो यहाँ पर ये क्या हो गया एक तरीके से मेन बॉडी, और डेंड्राइट्स क्या करें इस मेन बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं। तो डेंड्राइट्स क्या होते हैं हमारे पास, फोर्थ पॉइंट, एफरेंट ब्रांचेस। क्या होते हैं हमारे पास, एफरेंट ब्रांचेस, और वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, इफरेंट ब्रांचेस, क्योंकि हमारे पास एग्जिट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, इफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हमारे पास क्या कर रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ, जो मेन बॉडी है उसकी तरफ हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर आ रहे हैं, और एक्सोन क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है, एग्जिट कर रहा है इन्फॉर्मेशन को। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इफरेंट ब्रांचेस, ये हो जाते हैं एफरेंट ब्रांचेस, है ना। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के बारे में पॉइंट्स क्या हो गए, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, शॉर्टर ब्रांच, कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड साइटोन, और हमारे पास क्या नाम है, एफरेंट ब्रांच। ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या होता है इसके बारे में, कि जिस नीजल बॉडी की मैं यहाँ पर बात कर रहा था ना, ये मैंने बताया था आपको, ये नीजल बॉडी है। ठीक है, नीजल बॉडी है, ये सिर्फ साइटोन में ही नहीं बल्कि डेंड्राइट्स के अंदर भी हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, नीजल बॉडी या नीजल ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये 5 पॉइंट्स होते हैं हमारे पास डेंड्राइट्स के बारे में, अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, शॉर्टर ब्रांचेस, कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड साइटोन, इसलिए एफरेंट ब्रांच बोलते हैं इसे, सॉरी हाँ ठीक है, एफरेंट ब्रांच बोलते हैं, और नीजल ग्रेन्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स के बारे में हमने पॉइंट्स को कवर कर लिया। अब करते हैं एक्सोन के बारे में। अराइज फ्रॉम सेल बॉडी, लार्जर ब्रांच होती हैं, लॉन्गर ब्रांच होती है बेसिकली यहाँ पर, कैरी इन्फॉर्मेशन टुवर्ड्स नर्व एंडिंग, और इफरेंट ब्रांच होती हैं। ठीक है ना, इफरेंट ब्रांच होती हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके बारे में, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये लिखा मैंने श्वान सेल्स। ये श्वान सेल्स क्या होते हैं, ये रेड कलर के जो सेल्स यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये श्वान सेल्स होते हैं। श्वान सेल्स क्या होते हैं, जब हम पीछे बात कर रहे थे ना न्यूरॉन्स की और न्यूरोग्लियल सेल्स की, तो न्यूरोग्लियल सेल्स का एक टाइप होता है श्वान सेल्स, और ये क्या करता है हमारे पास, इस न्यूरॉन की एक्सोन को इंसुलेट करने का काम करता है ना। हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था न्यूरोग्लियल की कि वो इंसुलेशन का काम करता है। तो श्वान सेल जो होता है वो एक सेल होता है, न्यूरोग्लियल सेल का टाइप होता है, जो क्या करता है हमारे पास, इस न्यूरॉन को हमारे पास एक तरीके से इंसुलेशन का हमारे पास काम करता है। और इंसुलेट कैसे करता है, ये एक्चुअल में एक लिपिड सिक्रीट करता है। ठीक है ना, एक लिपिड सिक्रीट करता है, वाइट लिपिड। ठीक है, एक्चुअल में एक फॉस्फोलिपिड होता है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड और स्फिंगोलिपिड होता है हमारे पास। ठीक है ना, इसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास माइलिन शीट जो होता है वो हमारे पास वाइट कलर का फॉस्फोलिपिड होता है। श्वान सेल्स क्या करते हैं, उसे सिक्रीट करते हैं।
और ये लिपिड क्या करेगा हमारे पास इन चार्जेस को लीक होने से प्रिवेंट करेगा। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर माइनस चार्जेस होते हैं, यहाँ पर प्लस चार्जेस होते हैं, इन चार्जेस को हमारे पास क्या करेगा लीक होने से बचा लेगा, है ना। इसकी वजह से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूरॉन इंसुलेट हो जाएगा, है ना। जैसे आप वायर को इंसुलेट करते हो ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास एक तरीके से हमने इसको एक लिपिड की कोटिंग पहना दिया, जिसकी वजह से एक तरीके से हमारे पास इंसुलेट हो गया, है ना। तो यहाँ पर श्वान सेल्स क्या करते हैं, लिपिड सिक्रीट करते हैं जिसका नाम होता है माइलिन शीथ, और वो माइलिन शीथ क्या करती है हमारे पास एक तरीके से इसे इंसुलेट करती है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि श्वान सेल्स सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती है हमारे पास श्वान सेल्स, माइलिन शीथ विच इंसुलेट न्यूरॉन, जो क्या करती है हमारे पास न्यूरॉन को इंसुलेट कर देती है ना, ठीक है, इंसुलेट कर दिया न्यूरॉन को। इसके बाद बात करते हैं हमारे पास नोड ऑफ रैन वायर की। जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, नोड ऑफ रैन वायर प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, वेयर माइलिन शीथ एब्सेंट, वहाँ क्या हो जाएगा, नोड ऑफ रैन वायर, ठीक है, वहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास नोड ऑफ रैन वायर। अब ये एक्सॉन कोलेटरल की बात करते हैं। मैंने आपको समझा दिया नोड ऑफ रैन वायर, श्वान सेल्स, माइलिन शीथ, वाइट लिपिड होता है हमारे पास, ठीक है ना, माइलिन शीथ वाइट लिपिड होता है। ट्रिगर जोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्या करता है, नर्व इम्पल्स एक्साजिरेट होती है, जनरेट कहाँ से होती है, एक्सोन ईलॉग से, और हमारे पास एक्साजिरेट कहाँ पर होती है, हमारे पास जाकर ट्रिगर जोन पर, यहाँ से एकदम बुलेट की तरह भागेगी, है ना। जैसे बुलेट होती है ना, वैसे ही बहुत तेज़ हमारे पास एक तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताना है, एक्सॉन कोलेटरल। अभी एक्सॉन कोलेटरल क्या होता है, एक्सॉन कोलेटरल कुछ नहीं होता, कई बार क्या होता है हमारे पास इस वाले सेल की हमारे पास जैसे जो न्यूरॉन बनाया है, और दूसरे वाले न्यूरॉन की हमारे पास क्या हो जाता है, एक तरीके से उसकी हमारे पास नर्व एंडिंग सेम हो जाती है, ठीक है। मान लो हमारे पास ये क्या है, मेरा न्यूरॉन है, ठीक है, और ये इसकी हमारे पास क्या है, नर्व एंडिंग है। हो सकता है कि दूसरा न्यूरॉन हो हमारे पास जो एक तरीके से इसी वाले न्यूरॉन से हमारे पास इसकी नर्व एंडिंग से हमारे पास क्या हो जाए, अटैच्ड हो जाए, ठीक है। इसे क्या बोल देते हैं हमारे पास, तो इसकी जो ये ब्रांच होती है ना, इसे क्या बोल देते हैं हमारे पास एक तरीके से एक्सॉन कोलेटरल, है ना। मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने एक्सॉन कोलेटरल बनाकर क्या दिखाया कि एक और न्यूरॉन हो सकता है जो इस वाले न्यूरॉन से हमारे पास अटैच्ड हो, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, एक्सॉन कोलेटरल हो गया। और एक्सॉन के बारे में हमारे पास ये चीज़ें थी। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, राइज फ्रॉम सेल बॉडी, लॉन्गर ब्रांचेज होती हैं, कैरी हमारे पास इन्फॉर्मेशन टूवर्ड्स नर्व एंडिंग, इफरेंट ब्रांच्ड होती हैं। श्वान सेल्स श्वान सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीथ को सिक्रीट करते हैं, और हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं हमारे पास किसे, न्यूरॉन को, ठीक है। और जहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास नोड ऑफ रैन वायर होता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास नोड ऑफ रैन वायर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से एक्सॉन के बारे में थी, और हमारे पास डेंड्राइट्स के बारे में थी। इसे एक बार नोट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास चलते हैं यहाँ पर, है ना, क्या नाम है इसका, नर्व एंडिंग के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं नर्व एंडिंग्स की तरफ। नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मेरी नर्व एंडिंग या एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन एंडिंग, या फिर हमारे पास एक तरीके से नर्व एंडिंग, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं। तो अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है हमारे पास कि एक्सॉन एंडिंग पे मैंने कुछ बल्ब्स बनाया है ना। यहाँ पर क्या बनाया मैंने, बेसिकली यहाँ पास कुछ बल्ब जैसी चीज़ बनाया, इसे बोलते हैं हमारे पास साइनेप्टिक लोब। क्या बोल देते हैं हमारे पास एक तरीके से, साइनेप्टिक लोब, ठीक है। अब यहाँ पर एक साइनेप्टिक लोब है, उसके अंदर मैंने एक और चीज़ दिखाई है रेड कलर से, उसे क्या बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से साइनेप्टिक वेसिकल्स,
और सभी को पता है वेसाइकल्स क्या करते हैं, बस कुछ ना कुछ चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये जिस चीज़ को स्टोर कर रहे हैं ना, इस रेड कलर के केमिकल को, है ना, जो मैंने बेसिकली यहाँ पर रेड कलर से दिखाया, ये कौन सा केमिकल है हमारे पास, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया हमारे पास, ये न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो नर्व एंडिंग में आपको क्या दिखेगा, साइनेप्टिक लोब दिखेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइनेप्टिक लोब। उस साइनेप्टिक लोब में आपको क्या दिखेगा हमारे पास, साइनेप्टिक वेसाइकल। और उस साइनेप्टिक वेसाइकल में आपको क्या दिखेगा हमारे पास, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है, न्यूरो का मतलब होता है हमारे पास एक तरीके से न्यूरॉन से रिलेटेड, है ना। तो न्यूरॉन क्या कर रहा है, इम्पल्स को कैरी कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसमीटर मतलब जो ट्रांसमिट करता है, तो ये क्या करता है हमारे पास एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है वाया केमिकल मीन्स। ये केमिकल है जो क्या कर रहा है हमारे पास, इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा है ना। कैसे करता है हमारे पास, ठीक है, मैं उसे समझा देता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्पल्स को कैसे ट्रांसफ़र करता है। वैसे तो इस टॉपिक को आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अच्छे से समझोगे, यहाँ पर बस थोड़ा सा बहुत समझ लो। होता क्या है कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, इसका नाम होता है हमारे पास, जिसे मैंने एक तरीके से साइनेप्टिक लोब बोला है ना। ये जो ऊपर वाली साइनेप्टिक लोब होती है ना, इसका नाम बोलते हैं हमारे पास एक तरीके से पोस्ट साइनेप्टिक लोब, ठीक है ना। और इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, प्री साइनेप्टिक लोब, ठीक है। एक मिनट में यहाँ पर से ये इरेज कर रहा हूँ, और ये भी है ना, ये क्या चीज़ दिखाई है मैंने, एक तरीके से पोस्ट साइनेप्टिक लोब। ये भी साइनेप्टिक लोब है, ये भी साइनेप्टिक लोब है। इसे मैंने क्या बोल दिया, पोस्ट साइनेप्टिक लोब, और इसे मैंने क्या बोल दिया हमारे पास, प्री साइनेप्टिक लोब। तो पोस्ट साइनेप्टिक लोब में होता क्या है कि इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमारे पास यहाँ पर आती है ना, तो एक केमिकल रिएक्शन चलता है, कुछ होता है हमारे पास, और यहाँ से हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल, है ना। एक्चुअल में केमिकल नहीं होता, एक्चुअल में हमारे पास यहाँ से सोडियम अंदर आता है, और सोडियम क्या करता है हमारे पास, कैल्शियम का अपटेक करवा देता है, सॉरी कैल्शियम का हमारे पास एक तरीके से कैल्शियम चैनल्स को खोल देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर आ जाता है ना। तो अभी आप ये मत समझो, अभी समझ लो कि कुछ अंदर आता है ना, और वो क्या करता है, इस वेसल से हमारे पास जुड़कर इसकी एक्सोसाइटोसिस करा देता है। क्या करा देता है हमारे पास, एक तरीके से एक्सोसाइटोसिस, मतलब इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ था ना, उसे रिलीज़ करवा देता है, ठीक है। तो मैंने क्या समझाया कि ये लोब है, इस लोब की हमारे पास अंदर क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, कुछ अंदर आएगा, जैसे यहाँ पर इम्पल्स आएगी वैसे कुछ अंदर आएगा, और वो क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास इस वेसल की एक्सोसाइटोसिस करवा देगा। यानी कि इसे क्या करेगा हमारे पास, इस मेम्ब्रेन से, जिसे हमने बोला है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक लोब की क्या है हमारे पास, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूजन करवा देगा। फ्यूजन के बाद ये केमिकल रिलीज हो जाएगा, यानी इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। और जैसे इसकी एक्सोसाइटोसिस होगी तो होगा क्या, ये केमिकल जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक लोब है, उसके ऊपर जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसकी रिसेप्टर है ना, प्री साइनेप्टिक जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद हमारे पास क्या करेगा, यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास अपना नर्व इम्पल्स बना लेगा, है ना। दोबारा समझो, पोस्ट साइनेप्टिक लोब है, प्री साइनेप्टिक लोब है। पोस्ट साइनेप्टिक लोब की जो मेम्ब्रेन है, मैंने उसे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल दिया, वैसे लोब हटा के मेम्ब्रेन लगा दिया। प्री साइनेप्टिक लोब की मैंने क्या बोल दिया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। प्री जो हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इससे क्या फ्यूज़ करेगा हमारे पास, एक तरीके से साइनेप्टिक वेसाइकल, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर देगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। वो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, इस रिसेप्टर से हमारे पास बाइंड कर जाएगा, ठीक है। कौन सी वाले रिसेप्टर से, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे, और क्या करेगा हमारे पास, एक नर्व इम्पल्स को दोबारा से जनरेट कर देगा, और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र हो जाएगा केमिकल मीन्स के थ्रू, है ना, ठीक है। तो नर्व एंडिंग में क्या समझाया मैंने कि साइनेप्टिक लोब क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से साइनेप्टिक लोब में साइनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, और साइनेप्टिक वेसाइकल्स क्या करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, जो क्या करता है, नर्व इम्पल्स को हमारे पास एक तरीके से ट्रांसफ़र करता है ना। कैसे कर रहा है, वैसे तो हम इसे न्यूरल कंट्रोल में अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास साइनेप्स की, ठीक है, साइनेप्स की। अब मैं साइनेप्स के अंदर बेसिकली आपको क्या दिखाता हूँ कि ये हमारे पास एक
ये मेरे पास क्या हो गया कि एक्सोन एंडिंग है ना, यही मैंने यहाँ पर दिखा दी। और ये क्या है, ये डेंड्राइट है जो हमारे पास, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने अभी बताया, पोस्ट साइनेप्टिक लोब। क्या बोलते हैं हमारे पास, पोस्ट साइनेप्टिक लोब। इसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक लोब। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हमारे पास, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, जो गैप होता है। ठीक है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे पास क्या बना देती हैं, साइनेप्स। तीनों चीज़ें क्या मिलकर बना देते हैं एक तरीके से साइनेप्स। इसके बीच में, और इस साइनेप्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, एक तरीके से साइनेप्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स का हमारे पास एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है, जो कि मैंने समझाया। ठीक है, तो एक बार नोट कर लेते हैं इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी तरीके के हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं, या जितने भी एनिमल किंगडम में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, उनके बारे में एक तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन, टाइप ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, न्यूरॉन हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। तो जो न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन है ना, एक्चुअल में वो दो बेसिस पर की गई है। एक बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पास पोल्स है ना, या फिर ब्रांचेस, पोल्स, या फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। तो पहली जो हमारे पास एक तरीके से क्लासिफिकेशन है, ब्रांचेस के बेसिस पर है कि एक ब्रांच है, दो ब्रांच है, तीन ब्रांच है, या कोई ब्रांच नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, और दूसरी जो है वो हमारे पास फंक्शंस के बेसिस पर है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, और इसके बेसिस पर हमारे पास 5 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, पहला होता है ए पोलर। तो ए पोलर से आप समझ ही गए होंगे, ए मतलब एब्सेंट, पोलर मतलब पोल, कोई ब्रांच नहीं होती, पोल का मतलब ब्रांच। ठीक है ना, यहाँ पर तो एब्सेंट ब्रांचेस, जिसके अंदर कोई ब्रांच ना हो। यूनिपोलर समझ ही गए होंगे, एक पोल। ठीक है, एक पोल मतलब एक ब्रांच। बायपोलर, दो ब्रांचेस। और मल्टीपोलर, बहुत सारी ब्रांचेस। ठीक है, सूडो यूनिपोलर, ठीक है, अपीयर तो हो रहा है एक पोल है, मतलब एक पोल है, लेकिन आगे चलकर जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे पोल्स इससे निकल सकते हैं, एक से ज़्यादा पोल हमारे पास इससे निकल सकते हैं, है ना। मैं अभी एक का डायग्राम बनाता हूँ। ए पोलर मतलब कोई पोल नहीं, ये कोई पोल नहीं हो गया। ठीक है, यूनिपोलर मतलब एक पोल हो जाएगा। ठीक है, बायपोलर मतलब दो पोल्स हो जाएंगे। एक इसमें से डेंड्राइट हो जाएगा, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से एक्सॉन हो जाएगा। मल्टीपोलर अभी बनाया था हमने। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस जिन्हें हमने डेंड्राइट्स बोला, एक्सॉन हो गया हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास नर्व एंडिंग होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। जो सबसे लंबी ब्रांच होती है उसे हम एक्सॉन बोल देते हैं, और जो बाकी छोटी छोटी ब्रांचेस रह जाती हैं उन्हें डेंड्राइट्स बोल देते हैं। सूडो यूनिपोलर में क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, अपीयर होता है सिर्फ एक पोल है, लेकिन एक्चुअल में एक से ज़्यादा पोल्स होते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, और अगर मैं ये वाला हमारे पास क्या, हमारे पास एक तरीके से न्यूरॉन है, मैं इससे आगे बढ़ा तो मुझे दिखा कि एक ही पोल है, लेकिन जब मैं और आगे बढ़ा तो ये पोल हमारे पास क्या हो गए, इसके बहुत सारे पोल्स हो गए, एक से हमारे पास क्या हो गए, ज़्यादा पोल्स हो गए।
इसे क्या बोल देते हैं हमारे पास एक तरीके से सूडो यूनिपोलर। एक बार सभी के डायग्राम्स देख लो और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके एग्जांपल्स करेंगे। एपोलर, यूनिपोलर, बायपोलर, मल्टीपोलर और हमारे पास सूडो यूनिपोलर। बात करते हैं एपोलर की, तो एपोलर ह्यूमंस के अंदर नहीं होते हैं ना। यूनिपोलर वाले मतलब ह्यूमंस के अंदर क्या होना चाहिए, पोल्स होने चाहिए एक तरीके से, है ना, कोई ना कोई ब्रांच होनी चाहिए। बिना पोल वाले हमारे अंदर पाए नहीं जाते। तो ये किसके अंदर होते हैं, तो शुरू करते हैं एनिमल किंगडम से, है ना। एनिमल किंगडम में आपने देखा होगा स्पॉन्जीज सबसे पहले आते हैं, स्पॉन्जीज। पर स्पॉन्जीज के अंदर तो नर्वस टिश्यू जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं, कोई टिश्यू बनता ही नहीं। मैंने समझाया था जब मैं शुरुआत का लेक्चर दे रहा था, फर्स्ट लेक्चर, कि स्पॉन्जीज के अंदर हमारे पास सिर्फ सेल्स होते हैं, वो एग्रीगेट हो जाते हैं लेकिन कोई भी टिश्यू नहीं बनता। तो ये हमारे पास टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करता। टिश्यू नहीं तो नर्वस टिश्यू नहीं, नर्वस टिश्यू नहीं तो अपोलो न्यूरॉन्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। सीलेंट्रेट, तो ये सीलेंट्रेटा के अंदर पाए जा सकते हैं और होते भी सीलेंट्रेटा के अंदर ही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू बन जाता है, टिश्यू बन जाता है। और लेकिन वो जो टिश्यू होता है वो हमारे पास कैसा होता है, मतलब लोअर ग्रेड का होता है, लोअर लेवल का होता है, बहुत एक तरीके से अब बोल सकते हो कि एडवांस नहीं होता है ना, प्रिमिटिव होता है ऐसा बोल सकते हो। तो ये सीलेंट्रेटा के अंदर पाए जाते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। और जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमारे पास तो बहुत कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, इनके पास बहुत सिंपल पाए जाते हैं क्योंकि इनका टिश्यू लेवल उतना डेवलप्ड नहीं है ऐसा बोल सकते हो, है ना। तो ये किसके अंदर पाए जाएंगे, सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा में हमारे पास ये पाए जाते हैं एपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर की बात करें, ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे पोल्स बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब ऑर्गन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। यूनिपोलर में एक ही पोल है तो ये हमारे पास सबसे ऐसी फॉर्म में पाए जाएंगे जो वो एक तरीके से उतने ज़्यादा डेवलप्ड ना हो, मतलब एम्ब्रायोनिक फॉर्म में, एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में, ठीक है। एम्ब्रायोनिक स्टेजेस में बेसिकली हमारे पास ये क्या करेंगे, पाए जाएंगे, क्या नाम है इसका, यूनिपोलर वाले, ठीक है। बायपोलर वाले कहाँ पाए जाएंगे, बायपोलर के लिए आप जाओ हमारे पास 3 मेन सेंसेस की तरफ, ठीक है। 3 मेन सेंसेस वाला ना बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। और जब भी मैं बोलूँ 3 मेन सेंसेस की तरफ जाओ तो इसका मतलब है आपको देखना है आपकी आइज़, ईयर्स और आपकी नोज़, ठीक है ना, आँख, नाक, कान, ये तीनों देखने हैं। तो आँख, नाक, कान की तरफ चलते हैं। आँख में रेटिना, 3 मेन सेंसेस में हमारे पास आँख, नाक, कान आएंगे। जब भी मैं बोलूँगा 3 मेन सेंसेस की तरफ चलो तो आँख, नाक, कान बेसिकली सोचना है ना। तो सबसे पहले इसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि 3 सेंसेस की तरफ चलो। रेटिना हो गया, ये वाला तो सबसे प्रिमिटिव फॉर्म्स में आ जाएगा, ये उससे थोड़ी एडवांस फॉर्म में, लेकिन कौन सी, 3 मेन सेंसेस, रेटिना। कान की बात करें तो इंटरनल ईयर, और नाक की बात करें तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। मल्टीपोलर, सबसे ज़्यादा पोल्स हैं तो ये कहाँ पर होगा हमारे पास, ऐसे एक तरीके से हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स के अंदर होगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे कि सीएनएस। हमारी बॉडी में ऑफ कोर्स ही होता है, सीएनएस ही हमारे पास सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो ये सीएनएस के अंदर पाया जाएगा, या फिर मैं लिख सकता हूँ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और ये वाले कहाँ पाए जाएंगे, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर पाए जाते हैं, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सिर्फ हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन में हमारे पास ये पाए जाएंगे, ठीक है। डोर्सल रूट गैंग्लियन मतलब, वैसे तो ये इसके लिए आपको स्पाइनल कॉर्ड का एक तरीके से स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ डोर्सल रूट गैंग्लियन से क्या मतलब है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या होगी, हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, ठीक। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, इस तरीके के 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। और यहाँ पर इसका हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर कैविटी होती है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे मैं खड़ा हूँ ना तो मेरा इस तरीके से डिवीजन करके आप ऐसे देख रहे हो, है ना, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड ऐसी है, आपकी बॉडी में कैसे प्रेजेंट होगी, इस तरीके से, है ना, इस वाले प्लेन में हमारे पास प्रेजेंट होगी। जब इस वाले प्लेन में प्रेजेंट होगी तो पीछे वाली साइड को हम बोलते हैं डोर्सल साइड और आगे वाली साइड को बोलते हैं वेंट्रल साइड, ठीक है। अब ये वेंट्रल साइड हो गई, ये डोर्सल साइड होगी। आप इसे कैसे देख रहे हो, इस तरीके से। तो ये डोर्सल, ऊपर वाली डोर्सल हो गई, नीचे वाली कौन सी होगी, वेंट्रल, ठीक है। तो ये वाली साइड कौन सी होगी, डोर्सल साइड, ये कौन सी होगी, वेंट्रल।
ठीक है। पीछे वाली कौन सी होती है, डोर्सल होती है, आगे वाली वेंट्रल होती है। मेरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसे लोकेटेड है ना, ऐसे ऐसे बेस के यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ जो हो जाएगी वो डोर्सल हो जाएगी, ये वेंट्रल हो जाएगी। जब मैं इसे ऐसे देखूंगा तो नीचे वाली वेंट्रल हो जाएगी, ऊपर वाली डोर्सल हो जाएगी। ठीक है, तो ये डोर्सल हो गई, ये वेंट्रल हो गई। इसने लिखा है डोर्सल रूट गैंग्लियन। तो इस डोर्सल साइड पर हमारे पास क्या होता है, ये गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं डोर्सल साइड पर, इसलिए इसे बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो बस थोड़ा सा समझाने के लिए कि कैसे हमारे पास ये लोकेटेड होते हैं। बाकी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हम वहाँ पर पढ़ेंगे, क्या नाम है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में। तो एक और बार देख लो, एपोलर सिलेंट्रेटा, यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, बाइपोलर रेटिना ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, और हमारे पास इंटरनल ईयर मल्टीपोलर सीएनएस में पाए जाते हैं। सूडो यूनिपोलर हमारे पास डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ नर्व सेल्स। एक बार नोट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अरे अब पढ़ते हैं इसकी अगली क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, है ना, देयर फंक्शंस। तो पढ़ते हैं, टाइप ऑफ न्यूरॉन्स बेसिकली हमारे पास फंक्शन के बेसिस पर कितने होते हैं, मैंने बता दिया 3 तरीके के, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है हमारे पास, सेंसरी, या फिर इसे एफरेंट भी बोलते हैं, मैंने बता दिया एफरेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएगा। ब्रेन क्या हो गया हमारा यहाँ पर, सीपीयू, है ना, यहाँ पर जैसे वहाँ पर सेल बॉडी था ना, मेन बॉडी, ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो मेन बॉडी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, ब्रेन। तो ये ब्रेन की तरफ लेकर जाते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं हमारे पास, एफरेंट। दूसरा हो जाते हैं इंटरन्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन। और दूसरा कौन सा हो जाता है हमारे पास, मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, तो तीनों के बारे में मैं समझा देता हूँ कि मान लो ये हमारे पास ब्रेन है, ये कोई एक ऑर्गन है और ये मेरे पास दूसरा ऑर्गन है। ठीक है, तो मान लो इस ए ऑर्गन से हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ गई, ब्रेन तक गई। ये मेरे पास एक, ठीक है, हमारे पास मेरे पास एक न्यूरॉन है, यहाँ पर बना लो। इसने क्या करा, हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर गई हमारे पास कहाँ पर, ब्रेन के पास। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्यों, क्योंकि ये किसी सेंसरी ऑर्गन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहा है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ है, मेरा हाथ कभी भी किसी गर्म चीज़ को टच करेगा तो वो क्या करेगा, न्यूरॉन्स, मेरे जो हाथ में न्यूरॉन्स प्रेजेंट है वो इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएंगे। तो वो कौन से हमारे पास एक तरीके से न्यूरॉन्स हो गए, सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। अब यहाँ पर ब्रेन में क्या होगा कि कुछ प्रोसेसिंग होगी, क्या होगी हमारे पास, कुछ प्रोसेसिंग होगी, और वो प्रोसेसिंग कौन करेगा हमारे पास, एक तरीके से कुछ इंटरप्रिटेशन होगी, कुछ प्रोसेसिंग होगी, वो कौन करेंगे, इंटरन्यूरॉन। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका होता है हमारे पास, इंटरन्यूरॉन का। और ये इंटरन्यूरॉन क्या करेगा, फिर फर्दर इंटरप्रेट करके हमारे पास जो भी कंक्लूजन होगा उसे किसे ट्रांसफ़र कर देगा हमारे पास, मोटर न्यूरॉन को। और फिर क्या करेगा हमारे पास, मोटर न्यूरॉन को हमारे पास एक तरीके से इन्फॉर्मेशन दे देगा, और यहाँ पर ये मोटर न्यूरॉन जाकर हमारे पास क्या करेगा, इस इफेक्टर ऑर्गन से काम कराएगा। ठीक है, सिंपल शब्द में कहूँ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई इन न्यूरॉन से, ब्रेन में गई, ब्रेन में जाके प्रोसेस होगी, कंक्लूजन बनेगा, कुछ सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बेसिकली फिर वो क्या होगा हमारे पास, वापस ट्रेवल करके जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जाएगा। जैसे यहाँ पर तो मेरे हाथ को इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि मेरे हाथ पे एक तरीके से कोई गर्म चीज़ टच कर गई है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि मैं अपने वहाँ से हाथ को हटा लूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस ऑर्गन में एक तरीके से जो ऑर्गन सेंसरी है और जो ऑर्गन मोटर है यहाँ पर सेम ही है, लेकिन कई बार हमारे पास डिफरेंट भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर तो सेम ही है, इस वाली रिफ्लेक्स में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई, ब्रेन तक गई, ब्रेन में प्रोसेस होगी, वापस सॉल्यूशन क्या आएगा हमारे पास घूमकर हाथ के अंदर ही। ठीक है, हाथ के अंदर क्या आएगा कि हाथ को अपने हटा लो। तो जब ये इसमें से हमारे पास इन्फॉर्मेशन गई
ठीक है ना, यहाँ से हमारे पास ब्रेन में गई तब ये सेंसरी ऑर्गन था, लेकिन जब हमारे पास ब्रेन से प्रोसेस होकर वापस आई तब ये इफेक्टर ऑर्गन था। यहाँ पर हमारे पास सेंसरी और इफेक्टर एक ही है, कई केसेस में हमारे पास दो भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपने किसी सांप को देखा, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी आइज़ ने उस सांप को देखा, उस आइज़ ने इन्फॉर्मेशन कहाँ भेजा, दिमाग में, तो यहाँ पर सेंसरी ऑर्गन कौन है, आई। और जो बेसिकली न्यूरॉन्स आई से हमारे पास ब्रेन की तरफ इन्फॉर्मेशन को लेकर जा रहे हैं वो कौन से हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स। कौन से हमारे पास, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। ब्रेन के अंदर इंटरप्रिटेशन होगी हमारे पास, ठीक है, और कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये जो इंटरप्रिटेशन वाले हैं ये कौन से, इंटरन्यूरॉन, और इंटरन्यूरॉन क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन करेगा। ये क्या करेगा, कैरी इंफॉर्मेशन टू ब्रेन, ठीक है, और वहाँ से प्रोसेस होकर क्या जाएगी, मेरे पैरों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है, मतलब जो सांप वाली इन्फॉर्मेशन थी वो क्या हो जाएगा हमारे पास ब्रेन से एक तरीके से प्रोसेस होकर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे पैरों में जाएगी, और पैरों को क्या सिग्नल मिलेगा कि वहाँ से भाग जाओ। तो यहाँ पर क्या हो, इफेक्टर ऑर्गन कौन हो गया, पैर। सेंसरी ऑर्गन कौन था, आई। यहाँ पर डिफरेंट था, सेम भी हो सकता है, जैसे मैंने पिछले केस में बताया। तो जो इन्फॉर्मेशन को लेकर गए ब्रेन से वो कौन थे हमारे पास, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। ये क्या करते हैं हमारे पास, कैरी इन्फॉर्मेशन टू इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीके से फंक्शन के बेसिस पर तीन तरीके के और हमारे पास न्यूरॉन्स थे। एक बार नोट करते हैं और उसके बाद हम न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप पर चलेंगे। तीन मैंने बताया, सेंसरी, इंटर और हमारे पास मोटर। सेंसरी इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाएंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, और मोटर हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और चलते हैं हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स के टाइप पर, ठीक है। न्यूरॉन्स के टाइप हो गए, हमने दो सेल्स पढ़े थे टिश्यू के अंदर, न्यूरॉन्स और हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि अगले टाइप के सेल्स होते हैं हमारे पास, उनके पास चलते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल्स, तो ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूरोग्लियल सेल्स। तो कुछ न्यूरोग्लियल सेल्स सीएनएस के अंदर होते हैं, कुछ पीएनएस के अंदर होते हैं, कुछ सीएनएस, कुछ हमारे पास पीएनएस। सीएनएस मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे एक तरीके से सीएनएस। पीएनएस क्या हो जाएंगे, ब्रेन और सीएनएस को छोड़कर जितनी भी नर्व्स, ब्रेन और सीएनएस को छोड़कर जितनी भी नर्व्स इस सीएनएस से निकलती हैं, ठीक है, वो वाली नर्व्स नहीं जो इस ब्रेन और बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन कर रही है, जो इसको इन वाले न्यूरॉन्स को छोड़कर बाकी जो एक तरीके से हमारे पास नर्व्स होती हैं जो हमारे पास इस सीएनएस से निकलती हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दो, उससे जितनी भी नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्या हम बोलते हैं, पीएनएस, जो डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाकर फिर हमारे पास एक तरीके से कंट्रोल करती हैं, ठीक है। कंट्रोल इन द सेंस कि जैसे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो क्या करेगी, हमारे पास ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आएगी, वो इस पीएनएस वाले सिस्टम से हमारे पास जाकर फिर क्या करेगी, उस ऑर्गन को कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो सीएनएस क्या होता है हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो इन्हें छोड़कर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर जितनी भी नर्व्स हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या फिर ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पीएनएस में। वो हमारे पास किस सिस्टम में आती हैं, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। या फिर यूँ कह सकते हो कि ब्रेन और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने भी बाकी नर्व्स हमारे पास जो इस स्पाइनल कॉर्ड में आकर जुड़ती हैं उन्हें क्या बोलते हैं एक तरीके से हमारे पास, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों ही सेम चीज़ें हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो सीएनएस क्या हो जाएगा, ब्रेन और हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस वो बाकी सारी नर्व्स जो हमारे पास सीएनएस से निकलती हैं, ठीक है। तो सीएनएस में हमारे पास चार तरीके के हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है हमारे पास एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया
माइक्रोग्लियल, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स और हमारे पास एपेंडाइमल, एपेंडाइमल, ठीक है, एपेंडाइमल। पीएनएस में हमारे पास कौन सा होता है? श्वान सेल्स, ठीक है। यानी जो मैंने पिछला सेल बनाया था न्यूरॉन का, हमारे पास जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने श्वान सेल्स दिखाए थे, यानी वो न्यूरॉन किसका था? हमारे पास पीएनएस का पार्ट था, है ना। किसका पार्ट था हमारे पास? पीएनएस का, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैंने सीएनएस में बताया एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, माइक्रोग्लियल, एपेंडाइमल होते हैं और हमारे पास पीएनएस में श्वान सेल्स होते हैं। तो अब इनके फंक्शंस के बारे में। एस्ट्रोसाइट्स, देखो जो एस्ट्रो वर्ड होता है ना, या फिर एस्ट्रल वर्ड होता है, वो डील करता है हमारे पास स्टार्स वगैरह से, है ना, स्टार्स वगैरह से। तो यहाँ पर एस्ट्रो का मतलब क्या है? एस्ट्रो मतलब स्टार और साइट्स का मतलब एक तरीके से सेल। तो स्टार शेप्ड सेल हमारे पास होते हैं एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। कौन से होते हैं हमारे पास? स्टार शेप्ड सेल्स, ठीक है, स्टार शेप्ड सेल्स। और आपको भी पता है कि जितने भी स्टार्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े, है ना, लार्ज सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, हैवी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो एस्ट्रोसाइट्स भी क्या होते हैं? इन सब में से हमारे पास क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास? सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है, स्टार शेप्ड होते हैं, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हमारे पास क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो इनके बारे में हमारे पास जो इनके फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रिपेयर करते हैं किसे? न्यूरॉन को, ठीक है। तो जो मैं बात कर रहा था ना कि रिपेयर कर सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को, तो वो कौन से वाले कर सकते हैं? एस्ट्रोसाइट्स। दूसरी चीज़, इंसुलेट, ठीक है, ये कभी भी इंसुलेट नहीं करते, नेवर इंसुलेट, ठीक है। इसका स्पेसिफिक पॉइंट है नेवर इंसुलेट, ये हमारे पास कभी भी इंसुलेशन नहीं करेंगे। जो हमने फंक्शंस पढ़े थे ना उसमें हमने पढ़ा था इंसुलेशन, एक पॉइंट कि ना हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स इंसुलेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये कभी भी इंसुलेट नहीं करते, कभी इंसुलेशन में पार्ट नहीं लेते। तीसरी चीज़, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये समझ आ गया। रिपेयर न्यूरॉन्स का रिपेयर करते हैं, नेवर इंसुलेट, कभी इंसुलेट नहीं करेंगे। अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है, ठीक है, तो इसके बारे में एक डायग्राम से समझाता हूँ कि मान लो हमारे पास ये क्या है, मेरे पास मेरा ब्रेन है, ठीक है, मेरे पास ये मेरा क्या है, हमारे पास ब्रेन है और ये मेरे पास क्या है, ब्लड वेसल, और इस ब्लड वेसल में हमारे पास ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लड के साथ साथ आपको पता है कि और भी बहुत सारी चीज़ें इन ब्लड वेसल से ट्रैवल करती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फूड, यूरिया, मिनरल्स, पैथोजेंस, ठीक है, कुछ हार्मफुल पैथोजेंस। तो अब चाहिए क्या हमारे पास कि देखो फूड, ऑक्सीजन और मिनरल्स तो ब्रेन को चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ें ब्रेन को नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे पास क्या हो सकता है, ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। पैथोजेंस हो गया, यूरिया हो गया, ये सब हमारे पास क्या कर सकती हैं, ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं। तो नेचर ने क्या करा है, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं जिन्हें हमने बोल दिया एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में आकर एक बैरियर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। और इन बैरियर से क्या हो सकता है, फूड्स, मिनरल्स, ऑक्सीजन, ये सब जाकर तो हमारे पास इससे ब्रेन को मिल जाएंगी। लेकिन ये सब हमारे पास, इस वाली चीज़ को हमारे पास, जो जिसे हमने ब्लड ब्रेन बैरियर बोला है, इसे पार नहीं कर पाएंगी। हार्मफुल चीज़ें हमारे पास जो ब्रेन को डैमेज कर सकती हैं, वो इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, है ना। ऐसे बैरियर्स हमारे पास हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। जो हमारे गोनैड्स होते हैं, टेस्टिस, ओवरीज, उनके अंदर भी ऐसे हमारे पास बैरियर्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे ही सिमिलर बैरियर हमारे पास ब्रेन के पास भी होता है, क्योंकि ब्रेन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, हमारे पास जो ब्रेन है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और ये किससे बना होता है, हमारे पास न्यूरॉन से। अगर न्यूरॉन्स में कोई भी डैमेज हुआ तो वो दोबारा हमारे पास एक तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो हमारे पास दोबारा से वो डिवाइड करके न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ब्रेन क्या करता है, इसके आसपास एक कवरिंग लगा देता है, जिसे हमने क्या बोला, ब्लड ब्रेन बैरियर, जो क्या करेगा, इसे प्रोटेक्ट करेगा हार्मफुल चीज़ों से, पैथोजेंस हो गया, यूरिया, CO2, इन सब से, ताकि ये हमारे पास एक तरीके से इसे ब्रेन को डैमेज ना कर सके, ठीक है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ।
तो एस्ट्रोसाइट्स के बारे में क्या था, स्टार शेप्ड होते हैं, लार्जेस्ट सेल्स होते हैं, फंक्शंस रिपेयर करता है न्यूरॉन को, यहाँ पर इंसुलेट नहीं करता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे पास फॉर्म करता है। बात करते हैं पहले हमारे पास इसकी क्या नाम है इसका, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, देखो ओलिगो का मतलब जहाँ पर वहाँ पर हमने क्या समझा था, एस्ट्रो का मतलब, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, डेंट्रो मतलब डेंट्रोसाइट्स, सॉरी डेंट्राइड्स, डेंट्रो मतलब डेंट्राइड्स, डेंट्राइड्स मतलब पोल एक तरीके से, और साइट्स का मतलब सेल। ऐसे सेल्स जिनके पास कुछ पोल्स होंगे, फ्यू पोल्स, मतलब 1 2 3 4 10 तक, इसलिए अगर होता है तो हम ओलिगो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़्यादा होता है तो हम पोली शब्द इस्तेमाल करते हैं। ओलिगो मतलब 2 to 10 ऐसे हो सकता है ना। तो इनके पास क्या होते हैं, फ्यू, वो थोड़ी सी हमारे पास क्या होती है, पोल्स होते हैं। जैसे मैं डायग्राम बना देता हूँ, ये क्या हो गया मेरे पास, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और ये ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके कुछ ब्रांचेस दिखा दी मैंने, है ना। ये क्या करते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, किसको, न्यूरॉन्स को। इनका फंक्शन क्या है हमारे पास, न्यूरॉन्स को इंसुलेट करना। श्वान सेल्स की तरह होते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे श्वान सेल्स इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को, हमारे पास यहाँ सॉरी श्वान सेल्स क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को हमारे पास इंसुलेट करते हैं। बस दोनों में फ़र्क क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एक बारी में कई सारे हमारे पास न्यूरॉन्स को इंसुलेट कर सकते हैं, लेकिन श्वान सेल्स एक बारी में सिर्फ एक को ही इंसुलेट कर सकते हैं, ये फ़र्क होता है। ठीक है, जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया, ये एक न्यूरॉन हो गया, ठीक है। और इसने क्या कर रखा है, इसे माइलिनेट कर रखा है, इसे इंसुलेट कर रखा है ना, माइलिनेट करके इसे इंसुलेट कर रखा है। तो इसने तो एक बारी में हमारे पास बहुत सारे सेल्स को, बहुत सारे न्यूरॉन्स को इंसुलेट कर रखा है। तो ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंसुलेट मोर देन 1 न्यूरॉन, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर सकता है, मोर देन 1 न्यूरॉन्स को हमारे पास इंसुलेट कर सकता है एक टाइम पे। बात करते हैं हमारे पास माइक्रोग्लियल सेल्स की। तो इसके बारे में स्पेसिफिक पॉइंट तो मैंने पहले भी लिखवा रखा है कि माइक्रोग्लियल सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, मेसोडर्मल रीजन के होते हैं। ओरिजिन में हमारे पास क्या होते हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन के हमारे पास होते हैं, ठीक है। बाकी सब किसके होते हैं, एक्टोडर्मल ओरिजिन के, ठीक है। यहाँ पर इसके स्पेसिफिक पॉइंट क्या होते हैं कि मैक्रोफाजिस होते हैं। मैक्रोफाजिस हैं, अब देखो मैक्रोफाजिस का मतलब क्या हो गया कि ये हमारे पास क्या करते हैं, एक तरीके से किसी पैथोजन को हमारे पास एक तरीके से क्या करते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं। कोई भी हार्मफुल चीज़ आई है तो उसे क्या कर लेंगे, एक तरीके से पैथोजन वगैरह को एनगल्फ करके हमारे पास एक तरीके से उसे ख़त्म कर देंगे। अब बात आएगी जब यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर है तो हमारे पास एक तरीके से मैक्रोफाजिस की क्या ज़रूरत है ना। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे आपके पास स्किन है, लेकिन अंदर जब आपका ब्लड फ्लो करता है उसके अंदर WBCs भी हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमारे पास जैसे स्किन के अंदर से कुछ पैथोजेंस घुस जाते हैं हमारे पास हमारी ब्लड के अंदर एक तरीके से, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, इस ब्लड ब्रेन बैरियर को कई बार पैथोजेंस क्रॉस करके अगर पहुंच भी जाए ब्रेन तक तो ये मैक्रोफाजिस उनसे डील करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी स्किन में हमारे पास स्किन से अगर पैथोजन क्रॉस होके ब्लड के पास चला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के पास चला जाता है, तो वहाँ पर मैक्रोफाजिस होते हैं जो उसे एनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है। WBCs होते हैं जो उन्हें एनगल्फ कर लेते हैं। वैसे ही ब्रेन के अंदर अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को हमारे पास क्रॉस करके कोई पैथोजन वगैरह घुस जाता है तो उन्हें कौन एक तरीके से हमारे पास ख़त्म कर देता है, मैक्रोफाजिस, है ना। एक तरीके से ये भी हमारे पास क्या करें, प्रोटेक्शन का ही काम करें। जैसे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं वैसे ये भी हमारे पास प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अब बात आती है इसे याद कैसे करते हैं, तो बहुत सिंपल है, M फॉर माइक्रोग्लियल, M फॉर मेसोडर्मल, M फॉर मैक्रोफाजिस, M फॉर माइक्रोग्लियल, मेसोडर्मल, M फॉर मैक्रोफाजिस, ठीक है। एपेंडाइमल के ऊपर आते हैं हमारे पास। एपेंडाइमल क्या करते हैं, इसका सिर्फ एक ही काम है कि ये वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन को लाइन करते हैं, ठीक है। लाइन क्या करते हैं हमारे पास, वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन। ये क्या होते हैं, देखो मान लो हमारे पास फिर से ब्रेन है, इस ब्रेन के अंदर क्या होता है ना, कुछ वेंट्राइकल्स होते हैं, मतलब कुछ खाली स्पेसेस होते हैं। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, 2 को तो सेरिब्रम
जो होता है हमारे पास एक तरीके से वो सराउंड करके रखता है, ठीक है। बाकी एक जो होता है वो डायनसेफ्लॉन के आसपास होता है और दूसरा वाला कहाँ होता है, मिड ब्रेन के आसपास होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, नर्वस टिश्यू वाला जो चैप्टर है हमारे पास न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ याद करो कि हमारे पास यहाँ पर कुछ वेंट्राइकल्स, कुछ खाली स्पेसिस होते हैं। उन स्पेसिस को मैंने कभी पहले ही बताया था कि लाइन करने का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ से कवर करना, ठीक है। तो उन स्पेसिस को अगर कोई भी अंदर की तरफ से कवर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, लाइन करना। और वो लाइनिंग का काम जो है हमारे पास कौन करता है, एपेंडाइमल। तो ये क्या करते हैं, लाइन वेंट्राइकल ऑफ ब्रेन, लाइन वेंट्राइकल्स ऑफ ब्रेन। तो सीएनएस में कौन होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल और हमारे पास एपेंडाइमल। स्टार शेप्ड लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं एस्ट्रोसाइट्स। फंक्शन रिपेयर न्यूरॉन्स, नेवर इंसुलेट, कभी इंसुलेट नहीं करते, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एक से ज़्यादा न्यूरॉन्स को इंसुलेट करते हैं। माइक्रोग्लियल मैक्रोफाजिस होते हैं, पैथोजेंस को खाने का काम करते हैं, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होते हैं। एपेंडाइमल वेंट्राइकल्स को लाइन करते हैं, ठीक है। देख लो एक बार, फिर पीएनएस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। पीएनएस के ऊपर चलते हैं, श्वान सेल्स है ना। तो श्वान सेल्स क्या होते हैं, बेसिकली मैंने पहले ही बता रखा है, ये भी इंसुलेशन का काम करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलेट न्यूरॉन्स इन पीएनएस। जो पीएनएस के अंदर न्यूरॉन्स होंगे उन्हें इंसुलेट करते हैं। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, इंसुलेट न्यूरॉन, वन न्यूरॉन एट अ टाइम, ठीक है। एक न्यूरॉन के हमारे पास एक टाइम पर हमारे पास इंसुलेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स होते हैं श्वान सेल्स के बारे में। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट होता है, याद करना चाहो तो, कि जो श्वान सेल्स होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, ये श्वान सेल्स है, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूरोलिमा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे पास, न्यूरोलिमा। याद करना चाहो कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसे नहीं याद रखोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा आपका। ये पूछा भी नहीं गया कभी, मेरे ख्याल से पूछा भी नहीं जाएगा, पर बस एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है श्वान सेल्स की, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलिमा। श्वान सेल्स की हमारे पास क्या एक तरीके से फंक्शन होते हैं, इंसुलेट न्यूरॉन इन पीएनएस। और ये क्या करते हैं, एक टाइम पर सिर्फ एक ही को हमारे पास इंसुलेट करते हैं, है ना। तो एक बार इसे दोबारा पढ़ लेते हैं। एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल, एपेंडाइमल। एस्ट्रोसाइट्स लार्जेस्ट सेल्स, स्टार शेप्ड सेल्स, नेवर इंसुलेट। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं, रिपेयर करते हैं न्यूरॉन्स को। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एक टाइम पर बहुत सारे न्यूरॉन्स को माइलिनेट कर सकते हैं, इंसुलेट कर सकते हैं। माइक्रोग्लियल मैक्रोफाजिस होते हैं, मेसोडर्मल रीजन के होते हैं। एपेंडाइमल वेंट्राइकल्स को लाइन करते हैं। और हमारे पास श्वान सेल्स क्या करते हैं, पीएनएस के अंदर जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हमारे पास क्या करते हैं, माइलिनेट करते हैं, ठीक है। इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलिमा। आज के लिए बस इतनी। और ये नर्वस टिश्यू वाला जो पार्ट है वो कवर हो चुका है। इसके अलावा इसके क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस वाले पार्ट से पूछे नहीं गए हैं। मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो है उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे पास सिर्फ मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और हमारे पास जो वो वाला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे पास है उससे पूछे गए हैं। इस वाले पार्ट से हमारे पास नर्वस टिश्यू वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं गए हैं। इस नर्वस टिश्यू वाले पार्ट को इन्होंने एक तरीके से इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कहाँ पूछे गए हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 होंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्राई करने हो तो डीपीपी से आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, जो कि टेलीग्राम चैनल पर है, या फिर आप किसी और बुक से ट्राई कर सकते हो जो एक तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के अलावा भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करती हो, है ना। मतलब एक तरीके से सैम्पल क्वेश्चन प्रोवाइड करती हो, जैसे कोई फिंगर टिप वगैरह, है ना, ऐसा कुछ कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से मैंने इसे कवर कर दिया है, ठीक है। शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन को। और मैंने बेसिकली देखा इस चैप्टर से जो बेसिकली नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे नहीं गए हैं, है ना। जो नर्वस टिश्यू वाला पार्ट है उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मैं वहाँ से इसके क्वेश्चन उठाऊंगा, पर ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर से नहीं आ पाएंगे। वो आप ज़्यादा क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आप उस चैप्टर को डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको ट्राई करने हो तो आप डीपीपी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक तरीके से आप किसी और बुक से सॉल्व कर सकते हो जहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे फिंगर टिप वगैरह, वहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन उठा रखे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं मैं उन्हें एक बार कवर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम कवर कर रहे हैं कि निजल बॉडीज़ आर कंपोज ऑफ, मेनली कंपोज ऑफ, है ना। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। निजल बॉडीज़ आर मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड एसईआर, या फिर फ्री राइबोसोम्स एंड आरईआर। तो हम बात कर ही चुके हैं निजल बॉडीज़ के बारे में। मैंने बताया था कि ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम से ही बनी होती है ना। तो आंसर आ जाएगा आरईआर एंड फ्री राइबोसोम्स, यानी कि डी वाला पार्ट।
बात आती है माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय एस्ट्रोसाइट्स इन श्वान सेल्स। तो यहाँ पर देखो श्वान सेल्स तो ठीक है आंसर, लेकिन एस्ट्रोसाइट्स गलत है। रीज़न, एस्ट्रोसाइट्स नेवर इंसुलेट, हमारे पास वो हमारे पास क्या करते हैं, नेवर इंसुलेट न्यूरॉन्स, इंसुलेट नहीं करते। और इंसुलेशन करने के लिए माइलिन शीथ होनी चाहिए, है ना, तो कभी इंसुलेट नहीं करते, मतलब कभी भी माइलिन शीथ को प्रोड्यूस नहीं करते, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सही है, लेकिन ऑयस्टोक्लास्ट इसने गलत दिया हुआ है। ऑयस्टोक्लास्ट जो होते हैं हमारे पास बोन्स के अंदर होते हैं, है ना, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। बात करते हैं ऑयस्टोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट्स, ये दोनों ही गलत हैं। बात करते हैं श्वान सेल्स एंड ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, दोनों ही सही हैं। श्वान सेल्स पीएनएस के अंदर, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन, रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन बता रखा है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सॉन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है ना। तो सभी को पता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास ठीक है, कि मैंने क्या बताया था कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, और ये वाली जो है हमारे पास वो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो कि डेंड्राइट से बनी हुई है ना। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, क्या है हमारे पास, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, साइनेप्टिक वेसिकल्स की मेम्ब्रेन हो गई, साइनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। तो जब मैं आपको समझा रहा था तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास, रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर आकर ऐसे करके फ्यूज़ कर जाता है। क्या कर जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर आकर फ्यूज़ कर जाता है और यहाँ पर हमारे पास इम्पल्स जनरेट हो जाती है ना। तो कौन सी वाली मेम्ब्रेन है जिस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी ऑप्शन ए वाला जो हमारे पास प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन वाला वो सही है। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर नहीं हो सकते रिसेप्टर्स, ठीक है। यहाँ से तो हमारे पास क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है, तो इस पर रिसेप्टर्स तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। और बात करें साइनेप्टिक वेसिकल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कैल्शियम आयंस के होते हैं, कैल्शियम आयंस के, है ना, कैल्शियम आयंस के होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये एक्सोसाइटोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन कैल्शियम आयंस के, वो आप कहाँ पढ़ोगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। और लेकिन जो न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं हमारे पास, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर। यहाँ मैंने ये समझाया नहीं था आपको, ठीक है, लेकिन आप उसके बिना भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं कैल्शियम आयन के लिए होते हैं, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं। ये डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर इस वाली मेम्ब्रेन पर होते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, है ना। तो ये वाला थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना था, और इसका आंसर क्या चला जाएगा हमारे पास, ऑप्शन ए प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट वाले पर नहीं होते, साइनेप्टिक वेसिकल्स पर होते हैं लेकिन कैल्शियम आयंस के होते हैं। बात करते हैं द मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन इज, द मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन इज H पॉजिटिव, यानी कि ऑफकोर्स हमारे पास क्या बोलते हैं एक तरीके से H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। क्या बोलते हैं हमारे पास K पॉजिटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस, ये कैल्शियम डबल पॉजिटिव, ठीक है ना। ये एक तरीके से डाई कैटायन, और क्या बोलते हैं एक तरीके से डाई पॉजिटिव कैटायन हो गया, कैल्शियम आयंस, ठीक है। तो कौन सा वाला होता है, इसने बोला, देखो स्पेसिफिकली इसने बोला है इंटरसेलुलर, जो सेल के अंदर होता है ना, सेल के अंदर होता है। तो आयंस किसके अंदर होते हैं, आयंस किसके अंदर होते हैं, मैंने आपको से बताया था, आयंस हमारे पास सिर्फ न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आयंस न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, इनफैक्ट मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि आयंस न्यूरॉन्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। और कौन से वाले ज़्यादा होते हैं हमारे पास, अंदर की तरफ, क्योंकि इसने इंटर बोला है, तो इंटर में हमारे पास अंदर की तरफ आप चेक करोगे तो K पॉजिटिव वाले ज़्यादा होते हैं। बाहर अगर कुछ एक्स्ट्रा वाले में हमारे पास तो Na पॉजिटिव न्यूरॉन्स वाले में, है ना, ठीक है। तो इसने क्या बोला कि मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर, सेल के अंदर वाला, और सेल के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है हमारे पास, पोटेशियम, जो कि किस में होता है, न्यूरॉन्स के अंदर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गया कि कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, पोटेशियम आयन। ये वाला ही बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि अंदर के पॉजिटिव ज़्यादा होता है, बाहर Na पॉजिटिव ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अ डायग्राम शोइंग एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्सिस इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एट लीस्ट 2 ऑफ द A एंड D, ठीक है। तो पहले देखते हैं ए, न्यूरोट्रांसमीटर दे रखा है,
ए न्यूरोट्रांसमीटर नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर्स दिखा रखे हैं ना, तो ए हमारे पास रिसेप्टर्स है, चेक कर लो। सी वाला ऑप्शन मुझे देख लेते हैं एक बार, उसमें रिसेप्टर्स लिख रखा है, और सी साइनेप्टिक वेसिकल्स, हाँ ये वाला सही है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा चला जाएगा हमारे पास, सी वाला। मैं समझा देता हूँ कैसे मैंने सॉल्व करा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो उसमें दे रखा है हमारे पास, ए वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रिसेप्टर, क्या हो जाएगा हमारे पास, रिसेप्टर। ए वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसेप्टर, जैसा कि मैंने बताया भी है, अभी पिछले डायग्राम में मैंने समझाया था, ठीक है। ए वाला हमारे पास क्या दे रखा है, मैं 2 मिनट एक बार बना दो दोबारा से। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा अलग दे रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा अलग बनाया है ना, लेकिन चीज़ सेम है। ये ए दे रखा है, ए वाला मैंने बताया था रिसेप्टर होता है, ठीक है। बी वाला हमारे पास क्या दे रखा है, मैं देख लेता हूँ बी वाला क्या है। अच्छा, बी वाला हमारे पास कहाँ दे रखा है, 2 मिनट, ये रहा, अच्छा ठीक है, ठीक। बी वाला इन्होंने क्या दे रखा है हमारे पास, ये चीज़ है बी वाली, है ना। तो बी वाली ये चीज़ मैंने आपको बताया था क्या है, साइनेप्स। सी वाला हमारे पास क्या दे रखा है, साइनेप्स। सी वाला क्या दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स। मैंने समझाया था साइनेप्टिक वेसिकल्स हो गए, और उसके अलावा कौन सा दे रखा है, डी वाला, डी वाला, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पर, डी वाला हमारे पास कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, एक्चुअल में तो चैनल्स हो सकते हैं, है ना, चैनल्स भी हो सकते हैं, सोडियम के लिए चैनल्स हो सकते हैं, सोडियम के लिए चैनल्स हो सकते हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सोडियम के लिए चैनल्स हो सकते हैं हमारे पास, सोडियम ताकि अंदर चला जाए। और इसके अलावा हमारे पास और कौन से हो सकते हैं ये, या फिर हमारे पास ये कैल्शियम चैनल्स हो सकते हैं, है ना, कैल्शियम चैनल्स हो सकते हैं, 2 चैनल्स हो सकते हैं, सोडियम चैनल्स हो सकते हैं या कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। मेनली सोडियम चैनल्स या फिर हमारे पास मैंने क्या बताया, कैल्शियम चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के चैनल्स हो सकते हैं ये, लेकिन इससे बेसिकली अगर ये वाला पॉइंट आपको नहीं भी पता, तो यहाँ से बेसिकली आप इन तीनों चीज़ों से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, या तो ये सोडियम चैनल्स हो सकते हैं या कैल्शियम चैनल्स हो सकते हैं। सोडियम चैनल्स कैसे, क्योंकि यहाँ पर बाहर से सोडियम आता है, सोडियम आता है, ठीक है। सोडियम हमारे पास क्या करेगा, सॉरी 2 मिनट, यहाँ बाहर सोडियम होता है, ठीक है। ये सोडियम अंदर आता है बेसिकली हमारे पास, फिर ये कैल्शियम चैनल्स को ओपन करा देता है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हमारे पास, सोडियम अंदर आता है, और अंदर आने की वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से होता क्या है, यहाँ पर कैल्शियम चैनल्स होते हैं, वो कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, और वो कैल्शियम अंदर आने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं कैल्शियम के, कैल्शियम इससे बाइंड करता है, और यहाँ पर ये क्या करा देता है, हमारे पास एक्सोसाइटोसिस करा देता है ना। तो इसलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर ये दोनों हो सकते हैं, सोडियम चैनल्स भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम अल्टीमेटली अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से डीपोलराइजेशन हो जाएगा। डीपोलराइजेशन होते ही साथ कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, और जैसे ही कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे आपके पास, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी। इसलिए मैंने लिखा सोडियम चैनल्स भी हो सकते हैं, और हमारे पास कैल्शियम चैनल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन से दे रखे हैं इन्होंने। ऑप्शन ए इन्होंने दे रखा है हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है ना, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, ये न्यूरल वाले में आएगा कि मैंने यहाँ पर सोडियम क्यों लिखा, कैल्शियम क्यों लिखा, वहाँ पर आप इसे डिटेल में पढ़ोगे। अभी फिलहाल सिर्फ सोच लो, इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, इन तीनों से हमारे पास ऑप्शन को मैच करना शुरू, एक तरीके से मैच करने की कोशिश करो। इस वाले पॉइंट को छोड़ दो कि मैंने सोडियम कैसे लिखा, कैल्शियम कैसे लिखा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, आप इसे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे। पर ये 2 तरीके के चैनल इस मेम्ब्रेन पर हमारे पास एक तरीके से पाए जाते हैं, सोडियम भी और कैल्शियम भी। फिलहाल के लिए इस पॉइंट को छोड़ दो, इन तीनों से मैच करने की कोशिश करते हैं। तो ए वाला तो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा, ई न्यूरोट्रांसमीटर था, बिल्कुल सही है। बी वाला इन्होंने क्या दे रखा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, है ना, हाँ ये सही है, ये भी सही है। बी वाला साइनेप्स हो सकता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से इसे और एक तरीके से स्पेसिफाई करके लिखा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, इस पूरे को साइनेप्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी सही है, साइनेप्स भी ठीक ही है, तो ये भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी हो सकता है, साइनेप्स भी, ठीक है। बी वाला भी सही है, तो यानी ऑप्शन ए वाला मुझे सही लग रहा है। उसके अलावा बी वाले में दे रखा है, सी वाला हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है, सी वाला न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, सी वाला तो हमारे पास एक तरीके से साइनेप्टिक वेसिकल्स है, तो सी वाला तो गलत, बी वाला गलत हो गया।
सी में ऑप्शन ए रिसेप्टर दे रखा है, ऑप्शन ए रिसेप्टर, हाँ ए वाला सही लग रहा है मुझे, और सी वाला साइनेप्टिक वेसाइकल दे रखा है, सी वाला हमारे पास साइनेप्टिक वेसाइकल दे रखा है, सी, हाँ ये वाला भी सही है साइनेप्टिक वेसाइकल वाला। अच्छा 2 मिनट, ऑप्शन ए भी इसका सही है, ऑप्शन सी भी इसका सही है, और बी वाले हमारे पास क्या डी वाले में क्या दे रखा है, बी का साइनेप्टिक कनेक्शंस, बी का साइनेप्टिक नहीं ये वाला तो गलत है, और डी का पोटेशियम नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सही, सी वाला सही लग रहा है, एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं। ए का न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, अच्छा ठीक है, ए का न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है रिसेप्टर है, तो ए वाला गलत हो गया, मैंने यहाँ पर गलती से इसको रिसेप्टर समझ लिया था। ठीक है, ए वाला न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ए वाले में हमारे पास क्या लिख रखा है, ए ऑप्शन में न्यूरोट्रांसमीटर है ना, तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है रिसेप्टर है, तो ए वाला गलत हो गया, सी वाला सही है एक्चुअली। सी वाले में क्या दे रखा है हमारे पास, ए वाला तो हमारे पास रिसेप्टर दे रखा है, और सी वाला साइनेप्टिक वेसाइकल दे रखा है। मैंने वहाँ पर गलती से न्यूरोट्रांसमीटर को रिसेप्टर समझ लिया था, इस वजह से वहाँ पर मैंने ए ऑप्शन को भी टिक कर दिया था। ए वाला गलत है क्योंकि वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब तो आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर के हैं, तो बाकी सब आप डीपीपी से ट्राई कर सकते हैं ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं ख़त्म, और ये लास्ट क्वेश्चन था इसका, आज के लिए बस इतने क्वेश्चन होंगे। इसकी मैं एनसीईआरटी बेसिकली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब ख़त्म करते हैं फिर इस चैप्टर को, तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी को, और आज हम कवर करने वाले हैं न्यूरल टिश्यू को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है ना, हमारा पास एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में कभी भी कोई चेंज होता है तो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, उस चेंज के खिलाफ रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो जो रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी आती है हमारे पास, वो इस वजह से आती है क्योंकि न्यूरल कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कंट्रोल रखता है ना। मतलब ये क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया तो हमारी बॉडी भी उसके हिसाब से चेंज करेगी, एक रिस्पॉन्स दिखाएगी उस चेंज के लिए। और वो चेंज बेसिकली हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर आया है वो किस वजह से आता है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास एक रिस्पॉन्सिवनेस मतलब रिस्पॉन्स दिखाने की एक प्रॉपर्टी है जो कि हमारे पास न्यूरल कंट्रोल की वजह से, हमारे पास न्यूरल टिश्यू की वजह से हमारे पास आती है। ठीक है, तो ये चीज़ कहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरॉन द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। एक पॉइंट और नोट कर लेना नोट्स के अंदर कि द न्यूरॉन्स आर द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम है ना, मतलब जो नर्वस टिश्यू होता है उसकी जो यूनिट होती है वो कौन होती है, न्यूरॉन्स। मैं इस पॉइंट को बेसिकली भूल गया था, मिस कर गया था, तो एनसीईआरटी में कवर हो गया। न्यूरॉन्स क्या होते हैं हमारे पास, यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम होते हैं, और एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगला क्या होता है, द न्यूरोग्लियल सेल्स, हमने पढ़ रखा है द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट्स द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट सपोर्ट्स न्यूरॉन। ठीक है ना, प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है हमारे पास न्यूरॉन को, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। न्यूरोग्लिया मेक्स मोर देन हाफ, मैंने आपको बताया था 50% से ज़्यादा होता है, लेकिन इसका साइज़ न्यूरॉन से हमारे पास कम होता है। मतलब इसके जो नंबर होते हैं वो तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमारे पास इसका जो सेल है वो हमारे पास छोटा होता है न्यूरॉन से। ठीक है, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू, तो मैंने आपको समझा चुका हूँ इसके बारे में। व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated, an electrical disturbance is generated which swiftly travels through the plasma membrane। ये आप समझोगे जब आपको न्यूरल सिस्टम पढ़ाया जाएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा है, साइटोप्लाज्म से क्यों नहीं बोल रहा है ना, मतलब ऐसा क्यों नहीं बोल रहा कि एक्सोन के हमारे पास साइटोप्लाज्म से हमारे पास इंपल्स ट्रैवल करती है। एक्चुअल में जब हम न्यूरल सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ट्रैवल करती है हमारे पास एक्सोलीमा से, हमारे पास एक्सोलीमा कह रहा हूँ, एक्सोन के यहाँ पर साइटोप्लाज्म से हमारे पास नहीं करती है। ठीक है ना, एक्सोन का जो मैट्रिक्स होता है उससे नहीं करती है। इसका रीज़न क्या है वो आप वहाँ पर पढ़ोगे कि वहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं उसके ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं, और चैनल्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होता है, और वहाँ से फिर हमारे पास उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और फिर हमारे पास जाकर नर्व इंपल्स ट्रैवल करती है। तो ये सब आप वहाँ पढ़ोगे इस पॉइंट के बारे में। फिलहाल इतना समझ लो कि हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जो है हमारे पास वो ट्रैवल करती है। ठीक है, अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर्स इवेंट्स दैट मे कोज स्टिमुलेशंस और
इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स एंड द अदर सेल, मतलब ये क्या कह रहा है कि नर्व इम्पल्स जो होती है हमारे पास नर्व एंडिंग्स तक पहुंचेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगी और फिर ट्रिगर कर देगी हमारे पास जो अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं उसके अंदर हमारे पास इम्पल्स को जनरेट कर देगी, ट्रिगर कर देगी, है ना। तो यही चीज़ बोल रहा है। आगे लिख रहा है कि हमारे पास यू विल स्टडी, जैसा कि मैंने कहा, इस चैप्टर को आप कहाँ पढ़ोगे, सॉरी इस टॉपिक को आप कहाँ पढ़ोगे, चैप्टर 21 यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है।